हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सोर्सिंग के रिलेटेड। पहले मैं आपको इस वीडियो का इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इस वीडियो के अंदर आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले नंबर पर जी आप इस वीडियो के अंदर सीखेंगे व्हाट इज़ सोर्सिंग, सोर्सिंग क्या होती है, सोर्सिंग कहाँ से करते हैं और सोर्सिंग किस तरह से करते हैं। जब आप अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं तो प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, तो प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है जी प्रोडक्ट सोर्सिंग का। जो आपने प्रोडक्ट हंट की है उसको आपने सोर्स करना होता है। तो वो सोर्सिंग के बारे में सारी डिटेल्स वगैरह आपको मिलेंगी कि सोर्सिंग क्या होती है, किस तरह से करते हैं। और उसके बाद जी सेकंड नंबर पर हम सीखेंगे कि सोर्सिंग के 3 स्टेप्स होते हैं, 3 सिंपल स्टेप्स ऑफ सोर्सिंग। तो वो सोर्सिंग के 3 स्टेप्स क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, वो मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर हम सीख रहे होंगे जी इस वीडियो के अंदर हाउ टू फाइंड सप्लायर ऑन अलीबाबा। अलीबाबा के ऊपर आपने किस तरह से सप्लायर फाइंड करना है, कंप्लीट क्राइटेरिया जो है अलीबाबा के ऊपर सप्लायर फाइंड करने का वो मैं कंप्लीट क्राइटेरिया आपको दूंगा। और उसी के साथ साथ जो 4th स्टेप है उसके अंदर हम बात करेंगे हाउ टू निगोशिएट प्राइस। आपने जब अलीबाबा के ऊपर सप्लायर से बातचीत स्टार्ट करनी है तो आपने बात करते हुए अपनी जो प्राइस है उसको निगोशिएट करवाना होता है। तो वो प्राइस किस तरह से निगोशिएट करवाएंगे, वो कंप्लीट चैट्स हैं जो मेरे सप्लायर्स के साथ बातें हुई हैं। मैंने जिस तरह से अपने सप्लायर से बात करके प्राइस निगोशिएट करवाई है तो मैंने बाकायदा चैट्स शो करवाई हैं इसी वीडियो के अंदर। उन चैट्स को शो करवाते हुए मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने सप्लायर से बात कर सकते हैं, किस तरह आपने प्राइस निगोशिएट करवानी है। प्राइस निगोशिएट करवाने की कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक्स मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर की हैं कि किस तरह आप उन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आप भी प्राइस निगोशिएट करवा सकते हैं। हर चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल होगी और मैंने प्रैक्टिकली सारी चीज़ें डिटेल्स जो हैं वो इसी वीडियो के अंदर शो करवाई हैं और आप सारी डिटेल्स चेक करते हुए इस वीडियो के अंदर सीख रहे होंगे और सारी डिटेल्स जो हैं इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप जो है वो है जी 5th नंबर पर हम देखेंगे हाउ टू ऑर्डर सैंपल एंड फाइनल वन सप्लायर। आपने जिन सप्लायर के साथ बातें की हैं आपने उनके साथ जो सैंपल है वो किस तरह से ऑर्डर करना है और उसके बाद आपने किस तरह से एक सप्लायर को फाइनल करना है। और जब आपका सप्लायर फाइनल हो जाएगा तो 6 नंबर पर हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट प्रोडक्शन, कि आपने जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से स्टार्ट करनी है। और जारी बात है जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है अपने किसी एक सप्लायर के साथ तो आपने उनको पेमेंट करनी है और फिर आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो आपने वो पेमेंट किस तरह से करनी है, पेमेंट मेथड्स क्या हैं, वो सारी डिटेल्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ हम 7 नंबर पर डिस्कस करेंगे डिटेल्स अबाउट आइटम लेबल्स एंड बॉक्स लेबल्स। जब आपने अपनी इन्वेंट्री को अमेज़ॉन की वेयर हाउस शिप करना होता है तो आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल्स चाहिए होते हैं जिनको आप अपनी इन्वेंट्री के ऊपर पेस्ट करने के बाद अमेज़ॉन की वेयर हाउस शिप करवाते हैं। तो वो सारी डिटेल्स वगैरह आइटम लेबल्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं और बॉक्स लेबल्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये सारी डिटेल्स वगैरह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद 8 नंबर पर जी डिटेल्स अबाउट इंस्पेक्शन कंपनी। इंस्पेक्शन कंपनी के बारे में डिटेल्स वगैरह आपके साथ शेयर करूंगा कि इंस्पेक्शन क्या होती है, आपने इंस्पेक्शन किस तरह करवानी है, वो सारा कंप्लीट क्राइटेरिया है। तो वो क्राइटेरिया मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप इंस्पेक्शन कंपनी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जी 9th नंबर के ऊपर मैं शिपमेंट कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा जी, डिटेल्स अबाउट शिपिंग कंपनी। और उसका जो कंप्लीट क्राइटेरिया है वो भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने उस क्राइटेरिया को देखते हुए आप अपना जो कोई ना कोई शिपिंग एजेंट जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं, कोई भी आप शिपिंग कंपनी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है व्हाट इज़ सोर्सिंग, सोर्सिंग क्या होती है और हमने सोर्सिंग किस तरह से करनी है। पहले मैं आपको सोर्सिंग का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि सोर्सिंग का स्ट्रक्चर बेसिकली होता किस तरह का है। सोर्सिंग स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आते हैं जी आप जो कि सेलर हैं और आप अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट सेल करने के लिए सबसे पहले आप करते हैं जी प्रोडक्ट हंटिंग और आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं जो कि हाई डिमांड है, लो कंपटीशन है और प्रॉफिटेबल है। ऐसी प्रोडक्ट ढूंढने के बाद जो कि हाई डिमांड होगी, लो कंपटीशन होगी और प्रॉफिटेबल होगी, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि आपने एक प्रोडक्ट ढूंढी इस तरह की, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लेता हूँ माउस को, या फिर एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पर स्पून मैंने यहाँ पे शो करवाया हुआ है। तो इस तरह की आपने प्रोडक्ट कोई ढूंढ ली और ढूंढने के बाद आप कहते हैं जी मुझे अब प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च करनी है। तो यहाँ पर क्या आपके ख्याल में ये होता होगा कि जो भी सेलर्स अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट सेल करते हैं वो या तो सारे के सारे मैन्युफैक्चरर हैं या फिर आपने अगर प्रोडक्ट ये ढूंढी है तो आपको खुद से मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी।
तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप अगर अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो या तो आपको आपका मैन्युफैक्चर होना ज़रूरी है, या फिर आपने जो प्रोडक्ट ढूंढी है आपको उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ख़ुद से शुरू करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप कहते हैं जी कि अगर हम प्रोडक्ट ख़ुद नहीं मैन्युफैक्चर करते तो हम प्रोडक्ट कहाँ से लेते हैं। हम करते हैं जी प्रोडक्ट की सोर्सिंग, जिसके रिलेटेड ये सारा लेक्चर है, सारी वीडियो है। हम प्रोडक्ट की सोर्सिंग किस तरह से करते हैं। हम प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हैं जी चाइना के अंदर से। चाइना के अंदर एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट, जिसका नाम है जी अलीबाबा। alibaba.com ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सेलर्स बैठे हैं, सप्लायर्स बैठे हुए हैं बेसिकली, जो कि चाइना के अंदर फैक्ट्रीज़ हैं, और वो फैक्ट्रीज़ वाले सारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हैं और आप उनसे ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं alibaba.com इस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद। हम क्या करते हैं जी, हम ये alibaba.com के ऊपर जाते हैं, अपना सप्लायर ढूंढते हैं। सप्लायर ढूंढने के बाद अपनी जो भी प्रोडक्ट होती है, जो भी हमने प्रोडक्ट यहाँ पे हंट की होती है, हम उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, और उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवाने के बाद हम चाइना से अपने प्रोडक्ट को शिप कर देते हैं जी अमेज़ोन के वेयर हाउस, और इस प्रोसेस को प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। चाइना से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाना, और मैन्युफैक्चर करवाने के बाद अपनी प्रोडक्ट को शिप कर देना अमेज़ोन के वेयर हाउस, इसको हम सोर्सिंग कहते हैं। तो सोर्सिंग करने के जी 3 सिंपल और इजी स्टेप्स हैं, जो भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस बताया कि चाइना के अंदर से हम अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करवाते हैं, और प्रोडक्शन करवाने के बाद अमेज़ोन के वेयर हाउस अपने प्रोडक्ट को शिप करवा देते हैं, उसको सोर्सिंग कहते हैं। तो इस सोर्सिंग के सिंपल 3 स्टेप्स हैं जी, जो कि सबसे पहला स्टेप है जी प्रोडक्शन का। हम चाइना के अंदर से अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करवाते हैं, और उसके बाद जब हमारी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम इंस्पेक्शन करवाते हैं, और इंस्पेक्शन करवाने के बाद जब हमारी इंस्पेक्शन पास हो जाती है तो फिर हम अपने प्रोडक्ट की शिपमेंट की तरफ जाते हैं, और हमारा जो शिपिंग एजेंट होता है हमारी प्रोडक्ट को चाइना से उठाता है और हमारे यूएसए या यूके के वेयर हाउस में पहुंचा देता है, जहां पे भी हम जिस भी मार्केट प्लेस के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, चाहे यूएसए की मार्केट प्लेस के अंदर काम कर रहे हैं, यूके या जो जिस भी कंट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम कहेंगे हमारा शिपिंग एजेंट वहाँ पर हमारी प्रोडक्ट को अमेज़ोन के वेयर हाउस के अंदर पहुँचा देगा। तो यहाँ पर आपके ज़हन में बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हाउ टू फाइंड सप्लायर अलीबाबा पे सप्लायर किस तरह फाइंड करना है, सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, उन सप्लाई को फाइनल कैसे करना है, प्रोडक्शन कैसे करवानी है, या इंस्पेक्शन क्या होती है, इंस्पेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, इंस्पेक्शन कंपनी किस तरह से ढूंढनी है, हाउ टू डू इंस्पेक्शन किस तरह होगी, शिपिंग एजेंट किस तरह फाइंड करना है, या उसके अलावा अमेज़ोन की वेयर हाउस इन्वेंट्री जो है वो किस तरह पहुंचेगी चाइना से शिपिंग एजेंट के थ्रू। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है, पूरी ये वीडियो है। इस पूरे लेक्चर के अंदर ये सारी डिटेल्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। इस लेक्चर के एंड तक ये सारी चीज़ें जो भी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ये सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जी हाउ टू डू सोर्सिंग किस तरह करनी है। सोर्सिंग करने के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है जी प्रोडक्शन का। हम देख लेते हैं जी प्रोडक्शन किस तरह से होगी। तो इस प्रोडक्शन के पार्ट के अंदर हर चीज़ जो भी होगी प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, प्रोडक्शन भी, इंस्पेक्शन भी और शिपमेंट भी। बाकायदा प्रोडक्शन हम चाइना के अंदर से सप्लायर्स वगैरह ढूंढते हैं, सप्लायर से बातचीत किस तरह करनी है। मैंने बाकायदा चैट्स शो करवाई हुई हैं अपने इस पूरी वीडियो के अंदर। जो भी मैंने अपने सप्लायर्स के साथ बातचीत की हुई है, मैंने चैट्स शो करवा के आपको सिखाया हुआ है कि आप किस तरह से प्रोडक्शन करवा सकते हैं, और सारा चीज़ें आपको प्रैक्टिकली मिलेंगी। तो मैं 1 बाय 1 आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने प्रोडक्शन वाले पार्ट की तरफ चलते हैं जी। प्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर हमें ये 6 पॉइंट्स मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी फाइंड 12 to 15 सप्लायर्स। आपने 12 से 15 सप्लायर्स तकरीबन ढूंढने होते हैं। तो 12 से 15 सप्लायर्स के साथ आपने काम नहीं करना होता, आपने सिर्फ उनको मैसेज करना होता है। हम सप्लायर सिर्फ एक ही के साथ काम करते हैं, लेकिन हम तकरीबन कोई 12, 15, 20 सप्लायर्स को निकालते हैं, उनसे बातचीत शुरू करते हैं, फिर उनके अंदर से एक सप्लायर को फाइनल करते हैं। तो इन सप्लायर्स को ढूंढने का क्राइटेरिया क्या है, तो वो क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्राइटेरिया है जी वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए और ट्रेड एश्योरेंस सप्लायर होना चाहिए। तो वेरीफाइड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस सप्लायर का आपको किस तरह पता चलता है, तो मैं आपको ये अलीबाबा की वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ पर जाके आपको सिखाता हूँ कि ये किस तरह से आपने सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इससे अलावा जो मज़ीद ये चीज़ें ये भी सारी मैं आपको 1 बाय 1 सिखाऊँगा अलीबाबा की वेबसाइट के ऊपर। तो ये हम अलीबाबा की वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं जी। अलीबाबा की वेबसाइट के ऊपर आने के बाद जो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया था वो था जी वेरीफाइड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस। तो इधर हम जाके कोई भी पे एक प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ जी, एप्रन्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ और मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ कि आपने ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर किस तरह से ढूंढना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने एप्रन्स लिखा और एप्रन्स लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने एप्रन्स आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये सारे एप्रन्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्रन्स हमारे सामने शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो पहला क्राइटेरिया है वेरीफाइड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस का, तो ये देखें इस साइड पे आपके लेफ़्ट साइड पे आपकी ये ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर लिखा हुआ शो हो रहा है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर इसको जो भी आपके ये सामने बॉक्स बने हुए हैं इधर चेक मार्क करना है। तो पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको चेक मार्क करता हूँ और आपके सामने ये ट्रेड एश्योरेंस जो है वो चेक मार्क हो चुका है। और उसके बाद मैं यहाँ पर वेरीफाइड सप्लायर के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसे भी चेक मार्क कर लेता हूँ। तो ये आप देखें जी आपके सामने ये दोनों चेक मार्क हो चुके हैं। और अब आपके सामने ये जितने भी सप्लायर्स हैं, ये जो भी सप्लायर्स आपके सामने शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे एक तो ट्रेड एश्योरेंस है और दूसरा वेरीफाइड है। अच्छा, ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड होता क्या है? ट्रेड एश्योरेंस ये होता है जो कि हम ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं और कल को अगर कोई मसला बनता है तो ये जो पेमेंट है ट्रेड एश्योरेंस ये अलीबाबा के थ्रू हो रही होती है। अगर हमारा सप्लायर के साथ किसी भी किस्म का कोई मसला बनता है तो अलीबाबा को हम कांटेक्ट करते हैं और हमारे जो भी पेमेंट वगैरह होती है वो रिफ़ंड हो जाती है। तो ये बेसिकली ट्रेड एश्योरेंस जो है वो पेमेंट के हिसाब से होता है, हमारी जो पेमेंट होती है वो सिक्योर होती है। तो दूसरी चीज़ होती है वेरीफाइड सप्लायर। तो वेरीफाइड सप्लायर से भी ये होता है कि अलीबाबा ने जो जितने भी ये सप्लायर्स हैं इनकी फैक्ट्रीज़ विज़िट करके तो इनको ये टैग दिया हुआ है कि ये वेरीफाइड है अलीबाबा की तरफ से। तो अलीबाबा की तरफ से वेरीफाइड होने का फ़ायदा ये होता है कि हमें ये जितने भी सप्लायर्स होते हैं हमें एक अथॉरिटी मिलती है कि ये अलीबाबा की तरफ से वेरीफाइड है और ये हमारे साथ कोई गलत बयानी और दो नंबरी वगैरह नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर का पता चल गया। और मज़ीद आप यहाँ पर जो भी देखते हैं कि जो लिस्टिंग्स हैं, ये जो लिस्ट हुई हैं प्रोडक्ट्स, जब मैं यहाँ पर इनकी लिस्टिंग के ऊपर जाके आपको साइड मज़ीद डिटेल्स देता हूँ तो फिर मैं आपको वहाँ भी दिखाऊंगा कि आप ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर को वहाँ पर कैसे देख सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं जी। यही वाला क्राइटेरिया जो वेरीफाइड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस था ये आपका क्लियर हो चुका है। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी कि गुड रिस्पॉन्स रेट। जो भी आप सप्लायर के साथ आपने बात करनी है तो आप सप्लायर के साथ जब बातचीत करें तो उसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो अच्छा होना चाहिए, क्विक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्विक रिप्लाई होना चाहिए। तो गुड रिस्पॉन्स रेट ये आप कहाँ से चेक करेंगे? हम इसी तरह यहाँ पे लिस्टिंग एक ओपन कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक लिस्टिंग ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं ये फर्स्ट वाली लिस्टिंग ओपन कर रहा हूँ और अगर मैं इस लिस्टिंग को ओपन करूँ और आपके सामने आपको इस लिस्टिंग के ऊपर लेके चलूँ तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जी कि यहाँ पर जो डिटेल्स वगैरह है वो किस तरह से शो हो रही होती हैं, कहाँ पर शो हो रही होती हैं। ये देखें जी, ये जो इतना पार्ट है, ये आप इतना पार्ट ये देख रहे हैं, इतने पार्ट के अंदर जो भी क्राइटेरिया है आपका सारी डिटेल्स आपको इस सारे पार्ट के अंदर मिल जाएंगी, जो भी आपने डिटेल्स वगैरह देखनी होती हैं। मैं वन बाय वन आपको सारी डिटेल्स वगैरह दिखाता हूँ, क्राइटेरिया भी साथ दिखाता हूँ और साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ला के समझाता भी रहूँगा कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी। जिस तरह से अभी हम इस पॉइंट के ऊपर हैं जी कि गुड रिस्पॉन्स रेट कहाँ चेक करना है, तो पहले मैं आपको वेरीफाइड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस सप्लायर लिस्टिंग के ऊपर भी चेक करवा दूँ। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर वेरीफाइड सप्लायर लिखा हुआ शो हो रहा है, तो यहाँ पर आपको वेरीफाइड सप्लायर यहाँ से देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्रेड एश्योरेंस, अगर आप नीचे आएँ ये प्रोटेक्शन वाले पार्ट के अंदर, तो यहाँ पर आपको ट्रेड एश्योरेंस लिखा हुआ शो हो रहा है। ये देखें प्रोटेक्ट योर alibaba.com ऑर्डर्स, तो यहाँ पर आपको ट्रेड एश्योरेंस लिखा हुआ शो हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिस्टिंग है, जो भी ये सेलर है, सप्लायर है, ये वेरीफाइड है और ट्रेड एश्योरेंस है इसके पास। उसके बाद हम गुड रिस्पॉन्स रेट चेक करते हैं जी कि गुड रिस्पॉन्स रेट का किस तरह पता चलेगा। उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि यहाँ पर आपको सामने लिखा हुआ शो हो रहा है रिस्पॉन्स टाइम और इसके नीचे 5 आवर्स लिखा हुआ है। तो ये रिस्पॉन्स टाइम जो है वो तकरीबन जितना भी कम हो उतना अच्छा है कि जितनी जल्दी रिप्लाई आपका सप्लाई जितनी जल्दी रिप्लाई करे उतना अच्छा है। लेकिन यहाँ पर कई दफ़ा ऐसे भी देखने को मिला है कि मैं जब भी बात करता हूँ सप्लायर्स के साथ तो ये तकरीबन 8 से 10 घंटे या 12 घंटे भी यहाँ पे लिखा होता है, 12 आवर्स तक भी लिखा होता है। लेकिन जब मैं उन सप्लायर से बातचीत करता हूँ तो उनका जो रिस्पॉन्स रेट है वो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब उनको मैसेज करें तो 2, 4, 5 मिनट के अंदर रिप्लाई आ जाता है।
तो इस तरह अगर आप कोई 10-12 घंटे का भी यहाँ पर लिखा हो तो फिर आप उनसे भी मैसेज कर लें, सप्लायर के साथ मैसेज पर बात करके देख लें। अगर आप बात करने के बाद आपको लगे कि हाँ जी इसका सप्लायर का जो रिस्पॉन्स रेट है मतलब उसका जो रिप्लाई है वो जल्दी आता है तो ठीक है, अगर रिप्लाई लेट आए तो आप फिर आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है जी हमारा कि टाइम ऑन अलीबाबा मस्ट बी मोर देन 2 to 3 ईयर, मतलब कि जो सप्लायर है वो अलीबाबा के ऊपर 2 से 3 साल पुराना होना चाहिए, मतलब पुराना सप्लायर हमें चाहिए। तो ये हमें कहाँ पे शो होता है, तो यहाँ पर अगर हम आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ईयर्स लिखा हुआ है। तो ये सप्लायर जो है ये 19 ईयर्स से सेल कर रहा है। यहाँ पे ये 19 ईयर्स आपके सामने शो हो रहे हैं। ये बहुत पुराना और बहुत बड़ा सप्लायर है। तो मज़ीद आपको बाकी जो भी है वो चैट करने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद आपको मज़ीद डिटेल्स वगैरह पता चल जाएंगी। लेकिन यहाँ से आपने ईयर्स देखने होते हैं, टाइम यहाँ से देखना होता है। कम से कम भी 2 साल पुराना सप्लायर लाजमी हो। 2 साल से अगर कम है कोई सप्लायर उससे आपने काम नहीं करना। वो नया सप्लायर होगा, नई कंपनी होगी, उससे आपने काम नहीं करना। उससे आगे आ जाता है जी कि ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी मोर देन 85%। 85% से ज़्यादा उसका डिलीवरी रेट होना चाहिए। ऑन टाइम डिलीवरी रेट आपको यहाँ पर शो होगा। जिस तरह इस सप्लायर की ऑन टाइम डिलीवरी रेट है जी 98.3%, मतलब कि जी जो भी डिलीवरी है वो बिल्कुल टाइम पे डिलीवर करता है। जितने दिन का बोला है, जो भी टाइम दिया है वो टाइम पर डिलीवर करेगा। तो यहाँ पर जो भी हमारा परसेंटेज है वो 85% प्लस होनी चाहिए। कोशिश करें 90% तक, तकरीबन लोगों के साथ 90% जिसके हो उसके साथ काम करें, 90% से प्लस हो। लेकिन 85% से प्लस भी हो तो वो भी चलेगा, वो भी एक अच्छे सप्लायर के अंदर ही काउंट होता है। उसके आगे जी मस्ट हैव ऑप्शंस ऑफ लोगो एंड पैकेज कस्टमाइजेशन। जो आपका सप्लायर है उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो आपको लोगो और पैकेज कस्टमाइजेशन कई ऑफ़र कर सके। तो यहाँ पर आप देखें जी कस्टमाइजेशन के पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि कस्टमाइज लोगो और कस्टमाइज पैकेजिंग का यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कस्टमाइज लोगो और कस्टमाइज पैकेजिंग प्रोवाइड कर सकता है। जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सिंपल वाला है और उसके आगे इस तरह देखिए लोगो, इसने बताया हुआ कि यहाँ पर हम आपका लोगो लगा सकते हैं जो भी आप बनवा के लगाना चाहें। तो ये जो सर्विसेज है लोगो की और पैकेजिंग की, कस्टमाइज पैकेजिंग की, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सप्लायर। तो ये भी सप्लायर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जाता है जी कि लो प्राइस विद बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी। आपका जो सप्लायर है वो आपको लो प्राइस ऑफ़र करे और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी बेस्ट दे। मतलब आप जितने भी सप्लायर से बात करें, जो भी आप 12-15 सप्लायर से बात करना चाहते हैं, अगर लेट्स सपोज आपने 15 सप्लायर से बात की है तो आपकी जो सप्लायर है उसकी सबसे लो प्राइस हो, और लो प्राइस होने के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। ये ना हो कि प्राइस तो वो सबसे लो दे दे लेकिन प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही बेकार हो। मतलब आपका जो भी कस्टमर आपसे परचेज़ करे बाद में अमेज़ोन के ऊपर तो वो आपको नेगेटिव रिव्यू ही दे के जाए। तो इस तरह नहीं करना। आपने प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। तो प्राइस भी जो कि लो प्राइस हम कोशिश करते हैं कि जितनी लो प्राइस हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है ताकि हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा हो जाए। उसके बाद जो भी सैंपल्स आपका सप्लायर भेजे वो गुड क्वालिटी के सैंपल्स होने चाहिए। मतलब जब हम काम कर रहे होते हैं अमेज़ोन के ऊपर और उसकी सोर्सिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो हम एक बड़ी शिपमेंट करवाने से पहले हम अपने सप्लायर्स के साथ सैंपल्स मंगवाते हैं। तो सैंपल्स के बारे में भी मज़ीद डिटेल्स वगैरह मैं आपको पूरी बताऊंगा कि अच्छे सैंपल्स किस तरह होते हैं। और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हुआ है कि मैंने सैंपल मंगवाए हैं और सप्लायर्स ने सही से सैंपल नहीं भेजे। तो इसकी भी तकरीबन 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा इसी वीडियो के अंदर। मैं आपको दिखाऊंगा भी सैंपल्स कि वो किस तरह से सप्लायर्स ने भेजे हैं। और जो भी आपके सैंपल्स हो, सप्लायर बेसिकली सैंपल्स की बेस के ऊपर हमने सप्लायर को चूज़ करना होता है। अगर उसके सैंपल की जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी है तो इसका मतलब है सप्लायर अच्छा है। बाद में आपके साथ जो भी आप उसको चीज़ कहते हैं वो बना के भेजता है। तो सैंपल्स जो हैं वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए। उससे नेक्स्ट जो ऑफ़र यू मोर बेनिफिट्स, आपका सप्लायर जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स ऑफ़र करे। कोऑपरेटिव होना चाहिए। कोऑपरेटिव जैसे कि हमारी जो प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर हम लेबल्स वगैरह लगाते हैं तो आपको वो फ्री लेबल्स लगा के दे दे, ठीक है। उसके बाद पे फॉर सेकंड इंस्पेक्शन। जब भी हम अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करवाते हैं तो हम उसकी चेक करने के लिए इंस्पेक्शन करवाते हैं। तो फर्स्ट जो इंस्पेक्शन होती है वो हमने अपने लिए करवानी होती है क्योंकि हम अपनी प्रोडक्ट
को चेक करवा लें कि इसने प्रोडक्ट जो बनाई है हमारे सप्लायर ने वो वही बनाई है जो कि उसने सैम्पल्स भेजे थे, जो उसने हमें प्रोडक्ट दिखाई थी और जो हमने उसको बनाने को बोला था उसने वही प्रोडक्ट बनाई है। तो अगर तो प्रोडक्ट वही होगी तो इंस्पेक्शन पास हो जाएगी, तो सेकंड इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सेकंड इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो इंस्पेक्शन फ़ेल होगी तो ही सेकंड इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि इंस्पेक्शन फ़ेल हुई है सप्लायर की वजह से, तो सप्लायर इस चीज़ का ज़िम्मेदार है और सप्लायर जो है वो सेकंड इंस्पेक्शन के लिए वो पे करेगा। फर्स्ट टाइम आपने पे करनी होती है, लेकिन अगर फेल हो जाए तो फेल होगी सप्लायर की गलती की वजह से, तो सप्लायर अपनी गलती के बदले में फिर सेकंड इंस्पेक्शन जो है वो पे करेगा, जो भी उसकी प्राइस होगी। तो मज़ीद इंस्पेक्शन के ऊपर एक पूरा टॉपिक है, इसी वीडियो का पार्ट है, तो वहाँ पर जाके आपको मज़ीद डिटेल्स वगैरह मिलेंगी कि इंस्पेक्शन होती क्या है। तो उसके अलावा कोऑपरेटिव इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि पिछले दिनों में भी मेरी इन्वेंट्री एक गई है। तो जो इन्वेंट्री गई है तो फरवरी के अंदर ना छुट्टियां होती हैं, हॉलीडेज़ हो जाती हैं चाइना के अंदर। तो मेरी इन्वेंट्री तकरीबन जो पहले इन्वेंट्री पड़ी हुई थी अमेज़ोन के वेयर हाउस में वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाली थी, मतलब बहुत कम इन्वेंट्री थी। अगर छुट्टियों से पहले ना आ जाती इन्वेंट्री मज़ीद तो वो मैंने उस अपनी प्रोडक्ट के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो जाना था। तो मैंने अपने सप्लायर को बोला कि मुझे तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट इन्वेंट्री बना के उसकी इंस्पेक्शन करवा के शिपमेंट चाहिए। तो जो काम तकरीबन कोई 1 महीने का काम था इन्वेंट्री बनाना, तो मेरे जो सप्लायर है वो इतना कोऑपरेटिव था कि उसने 1 महीने के अंदर जो शिपमेंट रेडी होनी थी उसने वो सारी प्रोडक्ट जो है उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट की और तकरीबन 17 से 18 दिन के अंदर अंदर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कंप्लीट करके उसकी इंस्पेक्शन करवा के और शिपमेंट की तरफ मुझे ले गया। तो इस तरह से जो है वो कोऑपरेटिव होने चाहिए सप्लायर्स। जब आप सप्लायर्स के साथ बातचीत करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा कोऑपरेटिव है कौन सा नहीं है, तो बात करने से आप सारा पता कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको टिप्स वगैरह भी देता रहूँगा कि क्या क्या टिप्स वगैरह हैं जिनसे आपको एनालिसिस करने के लिए आसानी होगी कि कौन सा सप्लायर कोऑपरेटिव है और कौन सा सप्लायर कोऑपरेटिव नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जी कि हमने देख लिया कि हम कंप्लीट क्राइटेरिया क्या है कि हमने सप्लायर्स जिनसे हमने कांटेक्ट करना है उनके अंदर सप्लायर्स के अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए जिनकी बेस के ऊपर हमने उन सप्लायर्स को कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं जी कि हमने अपने सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेट किस तरह से करना है, कम्युनिकेट करने की टिप्स क्या है, प्राइस निगोशिएट कैसे करनी है। तो प्राइस निगोशिएट करने के लिए मैं आपको ये पूरा भी एग्जांपल भी दूंगा एक, और उसके साथ साथ मैं आपको अपनी जो चैट्स हैं मेरे सप्लायर के साथ, मैं एक पूरी सप्लायर एक प्रोडक्ट की जो मैंने सोर्सिंग की थी उसकी मैंने चैट्स निकाल के यहाँ पे रखी हुई हैं। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, और मैंने जो अप्लाई किया बाकायदा प्रैक्टिकली जो मैंने सप्लायर के साथ बातचीत की हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाउ टू कॉन्टैक्ट विद सप्लायर्स, हाउ टू मैसेज, हमने सप्लायर के साथ कांटेक्ट कैसे करना है, मैसेज कैसे करना है। तो जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग का जो पेज है, ये जो सप्लायर बैठा हुआ है, इस सप्लायर के हम पेज के ऊपर आके हमने ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देखी थी, और इसके साथ अगर आप देखें तो ये चैट नाउ का ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है। तो ये सिंपल यहाँ पर आप सप्लायर की लिस्टिंग के ऊपर आएँ, इस लिस्टिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पर चैट नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, और जैसे ही आप इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक टैब ओपन होगा और ये आपको मैसेंजर के अंदर ले जाएगा, और वहाँ पर आपको जाके सिंपली अपनी चैट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल के ऊपर चैट करते हैं इसी तरह आपको ये अली बाबा का मैसेंजर अलहदा से ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप अपने सप्लायर से चैट शुरू कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है जी प्राइस निगोशिएट करने की जो टिप्स हैं ट्रिक्स हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और एग्जांपल क्या है जी कि यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि हमने 5 सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट कर लिया है, और 5 सप्लायर के साथ कांटेक्ट करने के बाद हमने उससे बोला है जी कि हमारी ये प्रोडक्ट है और हमें इसकी प्राइस चाहिए। तो वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने 12 से 15 सप्लायर्स को मैसेज करना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने 5 सप्लायर के साथ कांटेक्ट किया। जैसे मैं आपको ये 5 सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट करना बताऊँगा, यही तरीके से आप 10 हों, 12 हों, 15 हों, 20 सप्लायर्स हो, जितने भी सप्लायर्स हों, बिल्कुल ये सेम तरीके से आप उनके साथ ये ट्रिक कर सकते हैं। तो उन्होंने प्राइस दी जी, एक सप्लायर 1 ने प्राइस दी $5.9, सप्लायर 2 है उसने प्राइस दे दी $5.7, सप्लायर 3 ने 6.2, उसके बाद 5.5, 5.8।
हमने यहाँ पर देखना है जी कि सबसे लो प्राइस कौन से सप्लायर ने दी है। सबसे लो प्राइस यहाँ पर हमें सप्लायर नंबर 4 ने दी है, $5.50 की यहाँ पर हमें सप्लायर नंबर 4 ने सबसे लो प्राइस दी है। हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये जो हमारी चैट है इस सप्लाई के साथ, सप्लायर नंबर 4 के साथ इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमने इसका नेम वगैरह रिमूव कर देना है, उसको क्रॉप करके आप रिमूव कर दें। और क्रॉप करने के बाद, रिमूव करने के बाद यहाँ पर बस ये प्राइस वाला सेक्शन जो आपकी सप्लायर के साथ बात हुई है, इस सप्लायर नंबर 4 के साथ जो बात हुई होगी, आपने वो प्राइस वाला सेक्शन ये 5.5 जिसके अंदर शो हो रहा हो वो स्क्रीनशॉट लेना है और आपने इस सप्लायर 1, 2, 3 और 5 को इनको भेज देना है कि मुझे $5.5 की प्राइस मिल चुकी है और मैं आपसे प्रोडक्ट क्यों लूँ जबकि आपकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर जब आप ये स्क्रीनशॉट लेके $5.5 का स्क्रीनशॉट लेके इन सप्लायर्स को भेजेंगे तो ये क्या करेंगे जी, आपको प्राइस कम करेंगे। फिर कम किस तरह करेंगे, सप्लायर नंबर 1 आपको कहेगा जी चलें ठीक है मैं आपको $5.4 की प्राइस दे दूँगा। यहाँ पर आपने $5.5 का स्क्रीनशॉट भेजा तो उसने $5.4 आपको ऑफ़र कर दी। सप्लायर नंबर 2 कहेगा जी 5.25, सप्लायर नंबर 3 5.3 बोलेगा और इसने भी 5.3 कह दिया आपको कि ये प्राइसेस हैं, इनके ऊपर हम आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है जी कि आपने फिर से देखना है कि सबसे लो प्राइस वाला जो सप्लायर है वो कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे लो प्राइस वाला सप्लायर है सप्लायर नंबर 2 जिसकी प्राइस है जी 5.25। सेम उसी तरह आपने करना है, इसका स्क्रीनशॉट लिया और लेके सप्लायर नंबर 1, 3, 4, 5 को भेज दिया। जब आप इसको स्क्रीनशॉट को भेजेंगे फिर वही प्रोसेस होगा कि ये फिर से अपनी प्राइसेस कम करेंगे। तो प्राइसेस कम करने पे आप देखते हैं जी सप्लायर नंबर 1 ने मज़ीद प्राइस कम की 5.1, सप्लायर नंबर 2 ने तो पहले ही आपको दी थी, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके भेजा हुआ था। सप्लायर नंबर 3 ने कह दिया जी कि नहीं मैं 5.3 से कम आपको दे ही नहीं सकता। ऐसे भी सप्लायर होते हैं जो कि सीधा सीधा बोल देते हैं। तो इस तरह का सप्लायर भी मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। जब मैं बात कर रहा था तो इस तरह भी लोग बोलते हैं और इस तरह ये आम है। जो भी मतलब सप्लायर होगा वो आपको कह देगा सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मैं 5.3 से कम आपको नहीं दे सकता। तो नहीं दे सकते तो आप फिर उसको कैंसिल करें, रिजेक्ट करें। बहुत से सप्लायर्स होते हैं जिनसे आप बातचीत करके प्राइस कम करवा सकते हैं। जिस तरह ये आपके सामने मैं शो करवा रहा हूँ कि सप्लायर नंबर 4 ने नई प्राइस दे दी और सप्लायर नंबर 5 ने भी। तो इसी तरह फिर से आपने वही ट्रिक करनी है। सबसे लो प्राइस किसकी शो हो रही है, सबसे लो प्राइस आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर $4.8। आपने इस $4.8 वाले का स्क्रीनशॉट लेना है और बाकी सप्लायर्स 4, 2, 1 इन सबको भेज देना है। तो इस तरह से काम चलता रहेगा, होता रहेगा और करते करते आप इस तरह करते रहेंगे। एंड पे जाके आपके जो एक सप्लायर है जो आपके पास बचेगा, जो आपको सबसे लो प्राइस देगा, ये भी सप्लायर रिजेक्ट हो गया, ये भी और ये भी सारे सप्लायर निकल गए। एक सप्लायर बचा जिसने एंड पे हमें प्राइस ऑफ़र की $4.2 निगोशिएट करने के बाद। वो उसने $5.5 से स्टार्ट हुआ और $4.2 पे हमारे साथ प्राइस फाइनल कर दी और ये तकरीबन 23.6% की निगोशिएट बनती है। तो अलीबाबा के ऊपर तकरीबन 15%, 17% तक निगोशिएट जो है वो आम है। इतनी प्राइस तो आप निगोशिएट आराम से कर सकते हैं। जैसे ही आपको प्राइस मिले, जैसे 5.5 मिली, जैसे आपको प्राइस मिले तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि 15% तक जो प्राइस है निगोशिएट वो तो आसानी से हो जाएगी। मतलब कि 80 to 85% केसेस के अंदर 80 to 85% चांसेस हैं कि 15-17% निगोशिएट जो है वो प्राइस लाजमी हो ही जाएगी। इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करके प्राइस निगोशिएट करवा सकते हैं। सिर्फ यही एक ट्रिक नहीं है, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। अभी आगे और भी काफ़ी डाटा पड़ा है जो मैंने आपको दिखाना है और समझाना है। तो ये मैंने बस आपको एक ट्रिक बताई है जो कि 100% हर जगह लगती ही लगती है। इस ट्रिक को आपने सबसे पहले यूज़ करना है, सबसे स्टार्ट में यूज़ करना है। उसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद भी ट्रिक्स बताता जाऊँगा। तो अब मैं आपको जी माई चैट्स एंड प्राइस निगोशिएट विद सप्लायर्स, मैं अब आपको अपनी जो चैट्स हैं जो मैंने सप्लायर्स के साथ बातचीत की और प्राइस निगोशिएट करवाई वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो उसके ऊपर सारी डिटेल्स वगैरह आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला सप्लायर नंबर 1 की चैट हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरा सप्लायर है जिसके साथ बात हो रही है। ये बेसिकली मेरा सप्लायर नहीं है, बस इसके साथ चैट हुई थी। सप्लायर मेरा और है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये एक सप्लायर है जी, इसके साथ बात शुरू हुई और मैं इसको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आप मुझे $5.2 की प्राइस दें।
उसको मैं बोल रहा हूँ कि मुझे USA की मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। इस यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स वगैरह अपनी बताई हुई हैं प्रोडक्ट की, और मैं उससे बोल रहा हूँ जो भी सप्लायर है जिससे बात कर रहा हूँ $5.2 की प्राइस दें। तो यहाँ पे ये वाली जो $5.2 प्राइस है ना, ये आपने याद रखनी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट मैं आपको जाके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे $5.2 की प्राइस, मैंने उससे कहा कि मुझे $5.2 की प्राइस दें, और वहाँ उसका जवाब जो आया, सप्लायर का जो जवाब आता है वो आता है जी, फॉर द प्राइस यू लिस्ट $5.2 आई एम सॉरी आई कांट मैच इट। तो मैं उससे क्या कह रहा हूँ जी, $5.2 की प्राइस मुझे चाहिए, तो वो मुझे सप्लायर जो है वो कह रहा है $5.2 की प्राइस मैं मैच नहीं कर सकता, $5.2 की प्राइस आपको नहीं मिल सकती। और यहाँ पर वो मुझे कह रहा है जी, फॉर द प्रोडक्ट इट सेल्फ द बेस्ट रेट इज़ 5.85%। तो $5.85 वो मुझे कह रहा है कि $5.8 जो प्राइस है वो बेस्ट है, $5.20 आपको प्राइस जो है वो नहीं मिल सकती। उससे नेक्स्ट बात होती रही, चैट होती रही, उसके बाद उसने जी बोला माई लास्ट प्राइस विल बी $5.66 पर सेट, कि मैं आपको $5.66 का सेट दे दूंगा, जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो कंप्लीट प्रोडक्ट आपको इस प्राइस में दे दूंगा। तो नेक्स्ट आप ये भी देख सकते हैं, सो मे बी यू चेक सैम्पल फर्स्ट। सप्लायर मुझे बोल रहा है कि आप जो सैंपल्स वगैरह हैं वो पहले सैंपल चेक कर लें, उसके बाद मज़ीद प्राइस निगोशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए टिप ये है कि जी, निगोशिएट सम प्राइस एंड देन गो फॉर सैंपल। तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो ये बात कहते हैं जी कि आप पहले सैंपल्स वगैरह मंगवा लें और सैंपल मंगवाने के बाद आप प्राइस निगोशिएट करें, ताकि जो भी सप्लायर है वो उसको पता चल जाए कि आप प्रोडक्ट लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सैंपल लेने से ये हो जाता है कि आप प्रोडक्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मैंने जो काम किया है, मेरा ये एनालिसिस है कि आप ये काम मत करें। आप पहले प्राइस फाइनल करें, कुछ ना कुछ प्राइस लाजमी फाइनल करें, जिससे आपको समझ आए कि हाँ जी, ये जो सप्लायर है ये मेरी प्राइस मीट कर सकता है या नहीं कर सकता। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो सप्लायर होता है वो आपकी प्राइस आप निगोशिएट करते हैं और कम करने को बोलते हैं, और वो आपकी प्राइस कम करता ही नहीं है। तो आपने जो सैंपल मंगवाया होगा, टाइम भी लगाया है, सैंपल मंगवाया है, पैसे लगाए हैं, तो वो जितने पैसे आपने लगाए हैं सैंपल के वो ज़ाया क्योंकि वो आपकी प्राइस कम करने को तैयार ही नहीं है। आपकी प्राइस मीट नहीं होगी तो आप उसके साथ सोर्सिंग के लिए जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये टिप ये है जी कि आप जब उनसे बातचीत करें सप्लायर्स के साथ, तो आप साथ ही प्राइस निगोशिएट स्टार्ट कर दें। सैंपल वगैरह बाद में होते रहेंगे, सैंपल वगैरह जिसकी प्राइस आपको थोड़ी बहुत समझ में आए, जो टाइम पे रिप्लाई करता हो, प्राइस थोड़ी समझ में आती हो जिसकी, तो उसके साथ आप सैंपल के लिए जा सकते हैं और फिर उसको फाइनल भी कर सकते हैं एज अ सप्लायर। तो उसके बाद नेक्स्ट यही सप्लायर है जी, सेम। तो वो सप्लायर मुझे कह रहा है आई कैन नॉट हिट द प्राइस यू लिस्टेड $4.4। क्या आपने जो $4.4 प्राइस आपने कही है, मैं $4.4 की प्राइस आपको नहीं दे सकता, लेकिन द बेस्ट आई कैन डू इज़ $5.2 पर सेट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब वो $5.2 पे खुद ही मान रहा है, अब मैं उसको कह रहा हूँ कि $4.4 प्राइस दे, लेकिन वो $5.2 पर आ चुका है। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं उसको 5.2 बोल रहा था और वो सप्लायर जो है 5.2 देने पर राज़ी नहीं था, लेकिन कह रहा था जी कि 5.85 जो है प्राइस है वो बेस्ट है। अब यहीं पर मैं उसको $4.4 प्राइस बोल रहा हूँ और वो कह रहा है कि मैं आपको $5.20 प्राइस दे सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से प्राइस निगोशिएट होती है और प्राइस निगोशिएट आप कर सकते हैं। और आगे मज़ीद एग्जांपल्स, अभी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जो कि आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। तो ये थी जी पहले सप्लायर की चैट। अब हम अपने नेक्स्ट सप्लायर की तरफ चलते हैं, सप्लायर नंबर 2 की तरफ। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सप्लायर से बात की और उसे बोला जी कि आप मुझे कोटेशन दें, प्राइस दें, जो भी आपकी प्राइस है। तो उसने मुझे 500 पीसीज के ऊपर प्राइस दी, $5.55 पर पीस। एक यूनिट की प्राइस $5.55 दी। और उसके बाद मैंने उसे बोला कम करने के लिए, उसको बोला कि प्राइस मुझे ज़रा कम चाहिए। तो उसने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, सॉरी वी कैन नॉट गो टू दिस लो प्राइस, हम इससे ज़्यादा लो प्राइस पे नहीं जा सकते। अगर आपको प्रोडक्ट लेनी है तो आपको $5.55 की ही लेनी पड़ेगी, इससे कम प्राइस हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक फर्स्ट पॉइंट तो जी सैंपल का, अगर आपने इसके साथ बात किए बगैर, निगोशिएट किए बगैर इसके साथ सैंपल ऑर्डर किया होता तो यहाँ पर $5.55 तो प्राइस मेरी बनती नहीं थी। मैं चाहता नहीं था कि $5.55 में मुझे प्रोडक्ट पड़े। तो ये तो प्राइस मेरी जो प्राइस है जो मैं मीट करना चाहता था इससे बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं इससे मंगवा लेता सैंपल तो मेरा टाइम जो कि सैंपल आने में लगता है और जो पैसे लगते हैं सैंपल मंगवाने में वो ज़ाया होने थे।
तो ये मैंने बता दिया आपको कि पहले बात करने का क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर सप्लायर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है कि मैं यहाँ पर आपको लो प्राइस नहीं दे सकता, तो ठीक है, उसको साइड पे करें, रिजेक्ट करें और नए सप्लायर की तरफ चले जाएं। तो उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं सप्लायर नंबर 3 की तरफ। सप्लायर नंबर 3 के साथ मैंने बातचीत की, बातचीत वगैरह करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वो सप्लायर जो है वो $4.62 की मुझे प्राइस दे रहा है। मतलब इसके साथ काफ़ी चैट चल रही थी, चैट होते होते $4.62 की प्राइस दी, और जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस थी मेरे हिसाब से। लेकिन मुझे इससे भी कम प्राइस में एक सप्लायर मिल गया जो कि मेरा फाइनल सप्लायर था, जिसके साथ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, सप्लायर नंबर 4, जिसकी मैं आपको चैट्स वगैरह शो करवाने लगा हूँ। तो ये मेरा फाइनल सप्लायर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, स्क्रीनशॉट भेजने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेके भेजने, तो इसके अंदर मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ चैट दिखाई हुई है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये चैट जो है वो मैं आपको स्टार्ट से दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले आपने जब सप्लायर को मैसेज करना है, पहले मैसेज करना है, वो क्या करना है, तो आप सिंपल रहें, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज करें, डियर सप्लायर। उसके बाद आप सिंपल अपनी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो प्रोडक्ट का नेम लिखें, साइड डिटेल्स वगैरह दें, और कंप्लीट डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आपने जो भी आप प्रोडक्ट चाहते हैं उसकी 100% कंप्लीट डिटेल्स लिखें। सब कंप्लीट डिटेल्स लिखने के बाद आप उस सप्लायर को भी बोलें कि मुझे अपनी जो प्रोडक्ट है आपके पास, उसकी मुझे पिक्चर्स, उसकी पैकेजिंग की पिक्चर्स और उसकी प्राइस वगैरह मुझे शेयर करें मेरे साथ। और उसके साथ आप अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर भेज दें, और प्रोडक्ट की पिक्चर के भेजने के बाद मैंने आप यहाँ पे देखें कि चेक दिस इज़ द कंप्लीट प्रोडक्ट, ये मैंने कंप्लीट प्रोडक्ट आपको भेज दी है। ये मैंने आपको हिडन की हुई है ये आपके सामने। ज़ाहिर बात है मैं प्रोडक्ट तो आपके सामने ये शो नहीं करवा सकता, तो ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि ऐसे आपने काम करना है। तो यहाँ पर जब आप उनसे प्राइस लेंगे तो प्राइस लेने का तरीका क्या है, तो साथ ही आप ये देखें कि इसके नीचे आप ये वाला मैसेज आता है कि आप 0 to 500 यूनिट्स, 501 to 1000, 1001 to 5000 और 5000 एंड मोर, इतने सारे यूनिट्स की कोटेशन आपने लेनी है। और साथ में लिख दे शेयर प्राइस विद मी ऑन ऑल दीज क्वांटिटीज़, इन सारी क्वांटिटीज़ के ऊपर आप मेरे साथ प्राइस शेयर करें। तो ये सारी प्राइसेस लेने का फ़ायदा क्या है हमें, अगर आप कह सकते हैं यहाँ पे 500 यूनिट चाहिए तो हम 500 की प्राइस ले लेते हैं, या 1000 यूनिट चाहिए तो 1000 यूनिट की प्राइस ले लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्राइस लेने का फ़ायदा क्या है। तो इधर मैं आपको भी आगे मैसेजेस आएंगे जिसके अंदर मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊंगा कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हमें प्राइस लेने का फ़ायदा क्या होता है। तो ये देखें, ये नेक्स्ट ही स्क्रीनशॉट है इसका। यहाँ पर जब मैंने बात की, मैंने ये बोला सप्लायर को ये डिटेल्स वगैरह मुझे दें, तो सप्लायर का नेक्स्ट रिप्लाई आया, और उस रिप्लाई के अंदर उसने 500 पीसीज़ के ऊपर मुझे प्राइस दे दीजिए 5.73, 1000 पीसीज़ के ऊपर उसने प्राइस दी 5.56, 5000 के ऊपर 5.4 और 5000 प्लस के ऊपर 5.24। अब ये प्राइसेस लेने का फ़ायदा ये है जी कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मुझे तो 500 पीसीज़ चाहिए या मैक्सिमम 1000 पीसीज़ चाहिए। लेट्स सपोज मुझे 500 पीसीज़ के ऊपर बात करनी है, 500 पीसीज़ चाहिए, तो 500 पीसीज़ के ऊपर ये मुझे 5.73 प्राइस दे रहा है, जबकि ये 5000 पीसीज़ के ऊपर भी प्राइस लो करके 5.24 मुझे प्राइस दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 5000 पीसीज़ पे मुझे 5.24 प्राइस दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 5.24 के ऊपर भी इसे प्रॉफिट हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये प्राइस दे रहा है। तो जाहिर सी बात है वो मेरे 500 यूनिट के लिए फैक्ट्री तो नहीं चला रहा पूरी, कि वो सिर्फ मेरे साथ ही काम करने के लिए बैठा था और मेरे लिए ही वो 500 यूनिट बनाएगा और उसके बाद वो फैक्ट्री बंद कर देगा। तो उधर तो फैक्ट्री उनके साथ 100, 200, 500 क्लाइंट के साथ उनका काम चल रहा होगा, ठीक है। उसके अंदर से उन्होंने 500 या 1000 जो भी मेरी क्वांटिटी होगी प्रोडक्शन हो ही जा रही है, उसके अंदर से उसने यूनिट निकालने और वो मुझे दे देने हैं। तो यहाँ पर ये हम देख लेते हैं कि अच्छा 5000 यूनिट के ऊपर ये मुझे 5.24 प्राइस दे रहा है, तो इसका मतलब ये कि 5.24 से नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी स्क्रीनशॉट्स वाली, लो प्राइसेस के स्क्रीनशॉट्स आपने अपने सप्लायर को भेजने हैं, तो मैंने सिंपल यहाँ पे वो ट्रिक इस्तेमाल की। तो मैंने यहाँ पर सिंपल स्क्रीनशॉट लिए और स्क्रीनशॉट लेकर मैंने उसको 2 स्क्रीनशॉट भेज दिए, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई सप्लायर का नाम नहीं शो हो रहा। मतलब ये जिस सप्लायर के स्क्रीनशॉट हैं किसी का नाम नहीं शो हो रहा है यहाँ पे,
सिंपली सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस शो हो रही हैं। तो ये प्राइसेस वाले स्क्रीनशॉट मैंने लिए, ये एक भेज दिया और ये सेकंड स्क्रीनशॉट ये वाला भेज दिया। यहाँ पर आपको प्राइसेस देखने को मिल रही हैं कि इसके 4.62 प्राइस है और ये 4.35। तो जब मैंने ये स्क्रीनशॉट भेजे तो साथ ही सप्लायर का मैसेज आया और सप्लायर ने मुझे मैसेज करके नेक्स्ट मैसेज के अंदर, वेरी नेक्स्ट मैसेज उसने यही किया कि 500 पीसीज के अंदर $4.6 प्राइस दे दी, 1000 के अंदर 4.56 और 5000 पीसीज के अंदर $4.5 तक प्राइस दे दी मुझे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली उसने इस वाली प्राइस को कम्पीट किया है, ये वाली प्राइस जो आपके सामने है 4.62, तो उसने इस प्राइस को कम्पीट करते हुए 500 पीसी पे मुझे $4.6 की प्राइस दे दी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और बात बताऊँ कि अगर तो मैंने उसे 500 पीसीज की बात की होती तो $4.6 प्राइस देखकर मैं कह देता जी कि चलिए ठीक है $4.6 की प्राइस पे फाइनल करते हैं, क्योंकि मेरी जो सोर्सिंग प्राइस थी वो ये थी कि मुझे तकरीबन 4.8 या $4.9 तक प्रोडक्ट मिल जाए। तो मेरी टारगेट प्राइस जो थी वो ये थी 4.8 या 4.9। तो यहाँ पर मुझे $4.6 की प्राइस मिल रही है, तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं इससे भी कम करवाऊँ। तो मैं चुप करके इस प्राइस के ऊपर फाइनल करता और चला जाता। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे मज़ीद यहाँ पर प्राइस देखने को मिली कि 5000 के ऊपर ये $4.5 की प्राइस भी मुझे ऑफ़र कर रहा है। तो साथ ही मेरे दिमाग में आया कि अगर ये 5000 के ऊपर $4.5 की प्राइस ऑफ़र कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं इससे अभी मज़ीद 20-30 सेंट प्राइस कम करवा सकता हूँ। तो साथ ही मैंने इसको मैसेज किया कि देखो कि ये जो 4.6 प्राइस है ना, ये भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, तो ये प्राइस जो है वो ज़्यादा है, अभी मैं ये प्राइस के अंदर आपके साथ काम नहीं कर सकता, अगर आप मज़ीद कम प्राइस कर सकते हैं तो ठीक है। तो उसने सप्लायर ने मुझे क्या किया जी कि $4.4 प्राइस मेरे साथ फ़ाइनल कर दी। $4.4 प्राइस किस तरह फ़ाइनल की, तो मैंने उसे बोला कि देखें जो $4.6 प्राइस है ना, ये बहुत ज़्यादा है और मेरे बॉस चाहते हैं जी $4.2 प्राइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ़ यू कंफर्म $4.4 देन आई टॉक टू माई बॉस ऑन दिस प्राइस, ही वांट $4.2 बट आई कन्विंस हिम ऑन $4.4। तो यहाँ पर जो मेन टिप है वो है जी बॉस। आप जब भी अपने सप्लायर के साथ बात करें, आपने ये बात नहीं करनी कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये प्राइस चाहता हूँ, मेरे लिए आप प्राइस को कम करें। आप बेशक अपने लिए सोर्सिंग कर रहे हैं या अपने किसी क्लाइंट के लिए सोर्सिंग करें, जिस बंदे के लिए भी सोर्सिंग कर रहे हैं, आपने बस अपने सप्लायर को ये बताना है कि मैं आपके साथ सोर्सिंग कर रहा हूँ और मेरा एक बॉस है जिसको मैंने जवाबदेह होना होता है। आपने हमेशा बॉस के सर के ऊपर रख के बंदूक चलानी है, बॉस के सर के ऊपर आपने प्राइस निगोशिएट करनी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे देता हूँ कि मैं 2 सिनेरियो लेके चलता हूँ। पहला सिनेरियो ये है कि जी यहाँ पर मुझे $4.6 प्राइस दे रहा है और मैं अगर डायरेक्टली बात कर रहा होता अपने सप्लायर के साथ तो $4.6 मुझे ये प्राइस दे रहा है सप्लायर, और मैं उसको कहता नहीं मुझे $4.6 प्राइस ज़्यादा है, मुझे नहीं पता, किसी भी तरीके से $4.4 प्राइस करके दो या $4.2 प्राइस करके दो, $4.6 बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो ये जो डायरेक्टली कनेक्शन है ना, जो डायरेक्टली कन्वर्सेशन हो रही है कि वो सप्लायर 4.6 पे फंसा हुआ है, 4.6 से नीचे आने के लिए रेडी नहीं है और आप उसको खींच के लेके आ रहे हैं कि मुझे $4.4 प्राइस दें या $4.2 प्राइस दें। ये तो हो गया जी एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन। दूसरी कन्वर्सेशन करने का क्या तरीका, जो कि टिप है, जो कि मैंने आपको बॉस की टिप दी है, उसके अंदर क्या होगा, आप कहेंगे जी कि $4.6 जो प्राइस है ये बहुत ज़्यादा प्राइस है, मैं एक वर्कर हूँ और मेरा एक अदद बॉस है जिसके मैंने जवाबदेह होना होता है, और वो बॉस किसी भी सूरत $4.2 से ऊपर जाने को तैयार ही नहीं है, मान ही नहीं रहा। मैं एक मजबूर और लाचार बंदा हूँ और मैं बॉस के हाथों पिस रहा हूँ। एक तरफ आप हैं सप्लायर, ठीक है, सप्लायर को कहें कि एक तरफ आप हैं जी जो कि प्राइस कम करने को तैयार नहीं है, $4.6 पे आप बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ मेरा बॉस है जो कि $4.2 से ऊपर 1 सेंट देने के लिए रेडी नहीं है। तो अब आप ये करें कि काइंडली आप कुछ मेरे साथ कोऑपरेट करें और कुछ मैं आपके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करता हूँ। आप कोऑपरेट ये करें कि 4.6 से ज़रा नीचे आएँ, मुझे बताएं कि क्या प्राइस दे सकते हैं, और फिर ताकि मैं अपने बॉस के सामने कोई
प्राइस रखने वाला हूँ कि हाँ जी 4.6 से थोड़ी प्राइस कम की है, हमारे सप्लायर ने हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट किया कि 4.6 से थोड़ी प्राइस कम की है, तो हम भी थोड़ा अपने सप्लायर के साथ कोऑपरेट कर लेते हैं। तो मैं अपने बॉस को इस तरह से किसी ना किसी तरीके से कन्विंस करता हूँ कि सप्लायर ने जब कोऑपरेट कर दिया तो हम भी थोड़ा कोऑपरेट करके, उसने थोड़ी प्राइस कम की है, हम थोड़ी प्राइस अपनी बढ़ा के उसके साथ मैच कर लेते हैं। अब इन दोनों सिनेरियो के अंदर देखें कि कौन सा सिनेरियो लगता है कि किस सिनेरियो के अंदर जो है वो सप्लायर आपकी बात मान लेगा। ज़ाहिर सी बात है सेकंड सिनेरियो जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे यूज़ भी किया कि मैंने सप्लायर को बोला कि $4.2 मेरा बॉस प्राइस चाहता है। अगर आप किसी तरीके से 4.6 से $4.40 पे आ जाते हैं तो मैं भी उसको कुछ ना कुछ करके बॉस को मना के 4.2 से $4.4 तक ले जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या किया जी, हालांकि कोई बॉस नहीं, कोई कुछ नहीं, जो कि मैंने उससे से बात की और बात करके बोला जी कि मेरा ये जो भी बॉस था, जो भी बेसिकली मैं ये जो प्रोडक्ट लॉन्च की थी, मेरे साथ ये इन्वेस्टर थे जिनके साथ ये मिलके मैं काम कर रहा था, तो किसी बॉस को जवाब नहीं देना। बस ये कि मैंने ये एक ट्रिक यूज़ की और ट्रिक यूज़ करने के बाद मैंने उससे कहा कि आप $4.4 प्राइस फाइनल करते हैं। तो मैं अपने बॉस से बात करता हूँ, मुझे 1-2 दिन दे, मैं उसको बॉस को समझाऊंगा और फिर आपको बता दूंगा। तो उन्होंने साथ ही कर दिया जी ओके, $4.4 प्राइस हम फाइनल करते हैं, बट वी कांट 4.2 पर सेट फॉर यू, सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर इसने $4.2 प्राइस पर बोल दिया था कि मैं $4.2 नहीं कर सकता, ये सप्लायर ने ये बोल दिया था। अगर ये सप्लायर ने यहाँ नहीं बोला होता तो मैं 4.4 से फिर उसको नीचे लाने की कोशिश करता। तो यहाँ पर उसने जब सीधा सीधा बोल दिया तो मैंने यहाँ पर ब्रेक लगा दी और यहाँ पर उसने आप देख सकते हैं कि जी 4.6 से सीधा $4.4 पे प्राइस जो है वो फाइनल कर दी यहाँ पे। तो जो ट्रिक्स मैंने अभी आपको बताई हैं, एक बॉस के बगैर बात करने की और इस बॉस के साथ, तो इन दोनों के आप वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं कि कौन सी टिप जो है वो आपको ज़्यादा बेस्ट लग रही है काम करने के लिए। तो ओबियसली जो सेकंड वाली टिप है उसके अंदर चांसेस हैं कि जो सप्लायर है वो प्राइस को कम करेगा और कम करता है, ये आपके सामने प्रूफ है इस बात का। अब आती है जी वैल्यू एडिशन। मैंने अपनी प्रोडक्ट के अंदर जो वैल्यू एडिशन करवाई थी और जो $4.4 की प्राइस तो यहाँ पे फाइनल हो चुकी थी। $4.4 प्राइस फाइनल होने के बाद मैंने एक प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन करवाई। वैल्यू एडिशन के ऊपर बहुत डिटेल के साथ ये डाटा बना पड़ा है, एडवांस लेवल का जो कोर्स है। तो वैल्यू एडिशन किस तरह से होती है, क्यों करनी होती है, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। वैल्यू एडिशन करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो ये किस तरह से होती है, ये एडवांस लेवल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ चीज़ें मिलेंगी इसके ऊपर। तो सिंपली मैं यहाँ पर आपको अपना जो जर्नी है वो बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने वैल्यू एडिशन करवाई तो $4.4 की प्राइस यहाँ पे फाइनल हो गई थी और $4.4 प्राइस फाइनल होने के बाद मैंने एक छोटी सी प्रोडक्ट थी जो कि ऐड करवाई वैल्यू एडिशन के तौर पे, जो कि मेरे कंपेटिटर्स नहीं कर रहे थे, और मैंने एक प्रोडक्ट छोटी सी वो ऐड करवाई जिसकी मुझे प्राइस दे रहा है $0.5। सप्लायर ने मुझे बोला कि $0.5 में आपको वो जो छोटी प्रोडक्ट ऐड करवाई है उसके चार्ज करूँगा। तो यहाँ पर निगोशिएट तो फिर बनता है, जैसे ये 4.4 तक निगोशिएट करवा के लेके आए हैं तो ये तो भी पहली प्राइस दी है, इसके ऊपर निगोशिएट क्यों नहीं होगा। तो इसको निगोशिएट कितना करवाया जी, $0.50 की प्राइस यहाँ पे दे रहा था, तो इसको निगोशिएट करवा के 0.35 के ऊपर मैं लेके आया। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं $4.4 प्लस 0.5 $4.9 बनते हैं, जबकि जो सप्लायर है उसने फाइनल किया 4.75, मतलब कि 4.4 प्लस 0.35 4.75 के अंदर फाइनल किया। ये 0.50 जो प्राइस दे रहा था उसको मैंने कम करवा के 0.35 के अंदर फाइनल किया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी कि हाउ मच निगोशिएट, कितना मैंने निगोशिएट करवाया अपने सप्लायर से। तो यहाँ पे आप देखें जो सबसे पहला मैसेज आया था सप्लायर का 500 पीसेस के ऊपर, वो था जी $5.73 का, और जो $4.5 के ऊपर जो प्राइस है वो फाइनल हुई है। और जो निगोशिएट बनता है कि 5.73 में से 4.4 निकालें तो $1.33, ये तकरीबन कोई $23.22 का निगोशिएट बनता है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें कि ये $0.5 प्राइस दी थी, जो मैंने आपको बताया वैल्यू एडिशन के तौर पे जो स्मॉल प्रोडक्ट ऐड करवाई,
वो वैल्यू एडिशन के तौर पर जो प्रोडक्ट ऐड करवाई, तो उसके सप्लायर ने $0.50 प्राइस बोली, लेकिन मैंने उसके साथ फाइनल की $0.35। तो इसके अंदर कितने परसेंट का निगोशिएट बनता है जी कि 0.50 में से $0.35 माइनस किए तो ये तकरीबन 30% का निगोशिएट बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि 15 to 17% आप आसानी से निगोशिएट कर सकते हैं, 20% तक भी। तो ये आपके सामने 23% तक का निगोशिएट आपके सामने ये शो हो रहा है, जो कि मैंने अपनी प्रोडक्ट के अंदर करवाया, जो मैं आपको सारा डाटा आपके सामने यहाँ पर शो करवा रहा हूँ एक प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर हमारा निगोशिएट करने का भी कंप्लीट हो गया जी कि हमने प्राइस निगोशिएट कैसे करवानी होती है। प्राइस निगोशिएट करवाने के अंदर जो भी मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह बताई, मतलब कि सेंड लो प्राइस वाले स्क्रीनशॉट्स भेजें दूसरे सप्लायर्स को। बॉस वाली ट्रिक वो मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाई कि ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है। और उसके अलावा निगोशिएट सम प्राइस फर्स्ट एंड देन गो फॉर सैम्पल। आप पहले कुछ ना कुछ प्राइस निगोशिएट लाजमी करवाएं और फिर आप सैम्पल्स की तरफ जाएं। तो उसके साथ साथ जैसे मैंने ये आपको ट्रिक्स बताई हैं, इस तरह की कम से कम भी कोई 8-10 ट्रिक्स हैं निगोशिएट करने की, जो कि एडवांस लेवल के कोर्स के अंदर पड़ी हुई हैं। वो आप जाके एडवांस लेवल के कोर्स के अंदर बड़ी डिटेल्स के साथ जो ट्रिक्स हैं वो सीख सकते हैं, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बॉस वाली बताई, ये स्क्रीनशॉट्स वाली, तो ये जितनी भी ट्रिक्स मैंने बताई हैं आपको ये सुन के लग रहा होगा कि हाँ जी ये ट्रिक्स जो हैं वो काम करती हैं। बेसिकली ये ज़रूरी होता है ताकि हमें प्राइस जो है वो कम से कम मिले। तो ये और भी मज़ीद ट्रिक्स हैं जो कि आप एडवांस लेवल के कोर्स के अंदर जाके सीख रहे होंगे। यहाँ तक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया जी कि हम जो सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, उसके साथ साथ प्राइस निगोशिएट करवाने की क्या ट्रिक्स हैं। उससे नेक्स्ट पार्ट है जी सैम्पल्स ऑर्डर्स करने का, जो हम प्राइस निगोशिएट करवा लेते हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे पार्ट आता है वो है जी ये सैम्पल्स ऑर्डर करने का। हम 4 से 5 सप्लायर्स के साथ तकरीबन सैम्पल्स ऑर्डर करते हैं। सैम्पल ऑर्डर किस तरह करते हैं जी, जिस तरह मैंने ये आपको प्राइसेस बताई थी, मैं तकरीबन कोई अच्छे खासे सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट किया। उसके अंदर से ये 5-6 सप्लायर्स के साथ ये $4.2, 4.4, 4.6, 5.2, 5.5 इस तरह की मुझे प्राइसेस मिल रही थी। तो जो लास्ट वाले सप्लायर थे ना, मतलब कि सबसे लो प्राइस 4.2, 4.4, 4.6 और 5.2, इनके साथ मैंने सैम्पल्स ऑर्डर किए। और सैम्पल ऑर्डर करने के बाद इन 4 सप्लायर्स के साथ और देखा जी कि किसका सैम्पल अच्छा है। तो यहाँ पर 4 सप्लायर के साथ सैम्पल ऑर्डर करने का मकसद ये है कि अगर आप कहते हैं जी कि सबसे लो वाली के साथ सैम्पल ऑर्डर कर देते हैं, सबसे लो प्राइस वाले के साथ, तो हो सकता है यहाँ पर आपको जो सबसे लो प्राइस वाला है वो सैम्पल अच्छा ही ना भेजे, तो आपको सैम्पल उसका पसंद ही ना आए। तो ज़ाहिर बात है जब आपको सैम्पल पसंद नहीं आएगा, सैम्पल अच्छा नहीं होगा, तो आपको मजबूरी है कि आपको यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा और इस वाले सप्लायर के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ये भी नहीं अच्छा भेजेगा तो फिर आपको इस वाले सप्लायर के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तकरीबन आप 4 से 5 सप्लायर के साथ ऑर्डर करें ताकि 4 से 5 सप्लायर के सैंपल्स आपके पास हों और आप उनको आपस में कंपेयर करके चेक कर सकें कि किसका सैंपल जो है वो अच्छा है और फिर आप उस सप्लायर के साथ काम करें। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये 4 सप्लायर के साथ सैंपल्स ऑर्डर किए थे और उसके अंदर से ये 2 सप्लायर्स थे जिनके जो सैंपल्स थे वो अच्छे थे और ये इन 2 सप्लायर्स के जो सैंपल्स थे वो बिल्कुल बेकार थे। और बेकार सैंपल्स किस तरह के थे वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाऊंगा, उनकी चैट्स भी दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट भी। तो यहाँ पर ये 2 सप्लायर्स के साथ अच्छे सैंपल थे और जैसे मैंने आपको बताया साइड डिटेल्स वगैरह पहले कि $4.4 वाला जो सप्लायर था जिसके साथ वैल्यू एडिशन करने के बाद $4.75 प्राइस फाइनल हुई थी, तो उसके साथ मैंने ये सैंपल जो था उसका सैंपल अच्छा था तो उसके साथ मैंने प्रोडक्शन फाइनल कर दी थी, उसी के साथ काम किया था और अभी भी मैं अब तक उसी के साथ उसी सप्लायर के साथ काम कर रहा हूँ। तो ये बैड सैंपल की स्टोरी नहीं, पहली स्टोरी ये है जी कि मैंने अपने सप्लायर को बोला जो कि एक सप्लायर था जिसने मुझे प्रोडक्ट भेजी, उसको मैंने मैसेज किया व्हाट थिंग यू सेंड इन द सैंपल, मुझे आपने सैंपल के अंदर क्या भेजा है। तो उसने मुझे आगे से ये पिक्चर्स भेजी कि मैंने ये प्रोडक्ट भेजी है, तो प्रोडक्ट की पिक्चर उसने भेजी। तो मैं यहाँ पर उसको कह रहा हूँ आई रिसीव्ड योर सैंपल, देयर इज़ ओनली, मतलब वो आधी प्रोडक्ट उसने भेजी थी, एक तो आधी प्रोडक्ट भेजी थी, उसके अलावा देयर इज़ नो बॉक्स, उसने डब्बे के बगैर ही प्रोडक्ट भेज दी, सिंपल प्रोडक्ट बगैर बॉक्स के अंदर। उसने सिंपली ये जहाँ पे मैंने लिखा है प्रोडक्ट सेंड इन ट्रांसपेरेंट शॉपिंग बैग, उसने सिंपल ट्रांसपेरेंट शॉपिंग बैग के अंदर प्रोडक्ट रैप की और रैप करके उसको सोल्यूशन टेप के साथ रैप करके उसको भेज दिया सैंपल को। तो जाहिर सी बात है अगर सैंपल ही अच्छा नहीं होगा तो सप्लायर के साथ काम क्यों करेंगे। तो जब मैंने उससे पूछा क्या होता है आपने बॉक्स भी नहीं भेजा, तो आगे से मुझे रिप्लाई कर रहा है सप्लायर कि नो बॉक्स
बॉक्स नीड प्रिंट व्हेन बिग ऑर्डर कैन डिज़ाइन बाय यू सेल्फ। तो पहले तो बात यहाँ पे आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये जो चाइना के अंदर है ये चाइनीज़ बोलते हैं, और चूँकि अभी इनको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करना होता है, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करने के लिए ज़ाहिर बात है इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी ये बहुत से सप्लायर ऐसे हैं जिनके पास अभी ये बस टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। तो बस ये इतनी की इंग्लिश बोलते होते हैं कि बहुत से सप्लायर जो कि ये आपको समझ आ जाए। तो जहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि नो बॉक्स, वो कहना चाह रहा है कि बॉक्स नहीं है, बॉक्स नीड प्रिंट, जो बॉक्सेस हैं वो प्रिंट होने वाले थे अभी। व्हेन बिग ऑर्डर, जब आप मेरे साथ कोई बड़ा ऑर्डर करेंगे, मतलब कोई 500-700 यूनिट्स का ऑर्डर करेंगे, कैन डिज़ाइन बाय यू सेल्फ, मतलब आपके लिए हम स्पेशल ऑर्डर जब तैयार करेंगे 500-700 यूनिट का, तो फिर हम आपको बॉक्स डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके अंदर भेजेंगे। तो ज़ाहिर बात है उसने जब बॉक्स ही नहीं भेजा, जो प्रेजेंटेशन थी सैंपल की जिसकी बेस के ऊपर ऑर्डर होना था, ऑर्डर फाइनल होना था, वही नहीं सही से भेजा, तो ज़ाहिर बात है रिजेक्ट करना ही बनता है यहाँ पे। तो इसके अलावा जो सेकंड स्टोरी थी वो ये हुई थी जी कि इसने भी बगैर बॉक्स की भेज दिया था। यहाँ पे आई कन्फर्म दिस इज़ द सैंपल। तो ये मैंने इसको बोला इस सप्लायर को कि आपने जो सैंपल है वो सही नहीं भेजा। तो ये सप्लायर मुझे आगे से बोल रहा है कि आपने जो सैंपल्स मंगवाए थे वो कितने लोगों से मंगवाए थे। तो मैंने इसको सीधे सीधे बता दिया कि 4-5 सप्लायर से मैंने मंगवाए थे। तो वो ये बोलता है आगे से कि वो हो सकता है कि मेरा सैंपल ना हो, वो किसी और का सैंपल होगा। तो मैं यहाँ पर उसको बता रहा हूँ कि मैंने कंफर्म किया है कि ये जो सैंपल आया है वो आपका है, और उसके अंदर प्रोडक्ट इज़ शिप्ड इन पेपर। प्रोडक्ट जो है वो सिंपल पेपर के अंदर शिप हुई है। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट भी अब आपको दिखाता हूँ। तो कंफर्म फ्रॉम यूर शिपिंग एजेंट, तो शिपिंग एजेंट से मैंने इसको बोला कंफर्म करने को, और इसने जब शिपिंग एजेंट से कंफर्म किया तो हुआ ये कि जी ये मुझे आगे से बोलता है कि मेरा जो शिपिंग एजेंट है उससे जो बॉक्स है वो ख़राब हो गया था। चूँकि उससे बॉक्स ख़राब हो गया तो उसने किसी पेपर के अंदर पैक करके भेज दिया। तो जाहिर सी बात है अगर ये सैंपल के अंदर मिस्टेक हो सकती है तो आगे बड़े ऑर्डर के अंदर जाके मिस्टेक हो सकती है, और बड़े ऑर्डर के अंदर तो हम वैसे ही अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई भी किसी किस्म की इस तरह की मिस्टेक हो, ताकि ज़ाहिर बात है इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर इस तरह की मिस्टेक्स हों तो वो पैसे ज़ाया होने वाली बात होती है, नेगेटिव रिव्यूज़ आ सकते हैं। तो इस वजह से हम ये ऐसे काम नहीं करते, सैंपल के अंदर ही इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे आप ये प्रोडक्ट देख सकते हैं जी कि इसने सिंपल ये पेपर है, एक ये मोटा था एक पेपर था वाइट कलर का, उसके अंदर प्रोडक्ट डाली, सोल्यूशन टेप्स के साथ इसको रैप किया और उस पेपर के अंदर, और प्रोडक्ट शिप करवा दी सैंपल। तो इस तरह के जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं वो होते हैं, ये आपके साथ भी होंगे आप जब काम करेंगे, और ये रूटीन का पार्ट है, कोई मसला नहीं है। आपको सही भी लोग मिलेंगे, ख़राब भी मिलेंगे, लेकिन एट द एंड आपको एक सप्लायर ऐसा मिल जाता है जो कि बेस्ट हो। और फिर आपने ये वन टाइम आपकी होती है, वन टाइम आपने सप्लायर ढूंढना होता है, वन टाइम एक दफ़ा सप्लायर आपने ढूंढ लिया और उसके बाद फिर आप उसके साथ रेगुलरली काम करते हैं और फिर काम चलता रहता है। यहाँ पर सैंपल्स तक हमने सारी डिटेल्स देख ली जी कि सैंपल्स जब आपके पास आ जाएं सैंपल फाइनल कर लें। अब आपने यहाँ पर एक सप्लायर फाइनल करना है। सप्लायर कैसे फाइनल करना है? जिसका सैंपल सबसे अच्छा होगा, जिसकी प्राइस कम होगी, और प्राइस कम होने के साथ साथ सैंपल भी अच्छा हो, और उसके अलावा वो कोऑपरेटिव हो, टाइम पे रिप्लाई करता हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दे। तो इन सारी खसूसियात के ऊपर आपने एक सप्लायर फाइनल करना है। तो जैसे ही आपका एक सप्लायर फाइनल हो जाए तो उसके साथ ही आपने प्रोडक्शन की तरफ जाना है। तो प्रोडक्शन किस तरह करवाते हैं हम? सबसे पहले जी हम यहाँ पे 30% एडवांस पेमेंट करते हैं सप्लायर को। 30% एडवांस पेमेंट करते साथ ही हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, और जो पेमेंट होती है वो हमने ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू करवानी होती है। जैसे मैंने आपको वो डिटेल के साथ बताया कि ट्रेड एश्योरेंस क्या होता है। ये एक पेमेंट मेथड होता है जिससे हमारी पेमेंट सिक्योर रहती है। तो ट्रेड एश्योरेंस पेमेंट किस तरह हम करते हैं, तो ये कहाँ पर आती है, तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ अभी, और साथ में आपको मैं अपनी इन्वेंटरी के अंदर शो करवाता हूँ कि आपने 30% जो पेमेंट है एडवांस वो किस तरह से पे करनी होती है। तो यहाँ पर आप देखें जी मेरा सप्लायर है जिसके साथ $4.75 के ऊपर प्राइस फाइनल हुई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया कि $4.4 प्राइस फाइनल हुई थी, और उसके बाद $0.35 जो मैंने वैल्यू एडिशन के तौर पर एक प्रोडक्ट ऐड की थी उसकी प्राइस थी। तो टोटल प्राइस बनी थी $4.75। और मैंने जब अपनी इन्वेंट्री बनवाई तो मैंने 800 यूनिट्स की इन्वेंट्री बनवाई थी। तो 800 मल्टीप्लाई बाय $4.75, तो ये $3,800 की इन्वेंट्री बनती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था जी कि हमने 30% एडवांस पेमेंट करनी है और फिर हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी।
तो इस $3800 की 30% जो बनता है वो $1140 एडवांस पेमेंट बनती है 30%, और उसके अलावा रिमेनिंग जो 70% पेमेंट बचती है वो $2660 की बचती है। अब मैं आपको ट्रेड इंश्योरेंस दिखाता हूँ जी कि ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू किस तरह पेमेंट करनी है। मैंने किस तरह पेमेंट की थी ये $1140 की। ये मोबाइल का स्क्रीनशॉट है जी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक लिंक शो हो रहा है, ये मैसेज है। तो ये इस तरह का लिंक शो होता है जिसके अंदर आपकी पेमेंट आ रही होती है। तो मैंने ये आईडी वगैरह और ये सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं यहाँ पे, ये मैंने हाइड कर दी हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑर्डर अमाउंट लिखी हुई है $3800 मतलब $3800। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारी जो टोटल अमाउंट बनी थी वो $3800 की बनी थी, और जो पेमेंट अमाउंट है वो $1140 मतलब कि एडवांस पेमेंट। और ये यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन की थी 30% एडवांस पेमेंट 1140 ही बनी थी। और यहाँ पर मेरे सप्लायर ने भी नीचे लिखा हुआ है हेयर इज़ द पेमेंट लिंक 30% डिपॉजिट फॉर द ऑर्डर। तो यहाँ पर इस तरह से ये मोबाइल के अंदर आपको इस तरह से मैसेज शो हो रहा होता है, और नीचे लिखा हुआ है मेक पेमेंट नाउ। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले जाता है जहाँ पे आप जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये किस तरह कर सकते हैं मैं वो भी आपको भी दिखाऊंगा। तो मोबाइल के ऊपर इस तरह से शो हो रहा होता है, लैपटॉप के ऊपर किस तरह शो होता है जी, ये देखें इस तरह का ये लिंक आता है, ये आपके सामने लिंक शो हो रहा है। मोबाइल के ऊपर इस तरह का शो हो रहा होगा जिसके अंदर आपको ये जो अमाउंट है वो सामने शो हो रही होती है, लेकिन लैपटॉप के अंदर जब आप ओपन करेंगे तो ये सिंपल लिंक शो हो रहा होता है इस तरह का। आप ये लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट टैब के ऊपर लेके जाएगा जहाँ पर आपको अमाउंट भी नज़र आएगी और वहाँ पर आपको पेमेंट का मेथड भी नज़र आएगा कि आपको किस तरह पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, यू विल रिसीव ट्रेड इंश्योरेंस पेमेंट लिंक इन अलीबाबा मैसेंजर। जिस मैसेंजर के अंदर आपकी चैट चल रही होगी आपके सप्लायर के साथ, उसी चैट के अंदर आपको पेमेंट का लिंक आएगा। लैपटॉप पे होगा तो इस तरह का पेमेंट का लिंक आएगा, और मोबाइल पे अगर आप चेक करेंगे तो इस तरह का आपको लिंक शो हो रहा होगा। तो ये मैसेंजर के अंदर ही, आपके अलीबाबा के मैसेंजर के अंदर चैट के अंदर ही आपका सप्लायर आपको पेमेंट लिंक भेज देगा। पेमेंट का मेथड क्या होता है जी, इस तरह के पेमेंट का मेथड होता है। ये सारे पेमेंट के मेथड्स आपके सामने शो हो रहे हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेक पेमेंट नाउ पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। इसके आपको अमाउंट भी शो हो रही होगी, और जहाँ पर आपको पेमेंट के मेथड शो हो रहे होंगे जिसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है कि ये कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, पेपाल, वायर ट्रांसफ़र, वेस्टर्न यूनियन, ऑनलाइन ट्रांसफ़र। न्यू कार्ड मतलब कि कार्ड के थ्रू, पे विद अ न्यू कार्ड, और उसके साथ पेपाल। मैं ये दो मेथड यूज़ करता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी मेथड यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट क्लियर हो गया जी कि हमने प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करनी है। 30% एडवांस देना है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद ट्रेड इंश्योरेंस का मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड इंश्योरेंस कैसा होता है और कहाँ मिलता है आपको, जो लिंक आता है पेमेंट का। तो जब आपने 30% एडवांस दे दिया तो आज 30% एडवांस की पेमेंट के ऊपर ही आपकी जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना होता है जी, प्रोडक्शन कंप्लीट होते साथ ही आपने आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल्स देने होते हैं अपने सप्लायर को, जो कि वो आपकी आइटम्स के ऊपर और बॉक्सेस के ऊपर लगाता है। तो ये आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल्स क्या होते हैं ये मैं आपको भी बताता हूँ सारी डिटेल्स के साथ। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जी कि आपने अपने सप्लायर के साथ कांटेक्ट किया, और अपने सप्लायर के साथ कांटेक्ट करने के बाद आपने अपनी इन्वेंट्री की प्रोडक्शन करवाई। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं जी कि आपने 10 यूनिट्स ऑर्डर करवाए अपनी प्रोडक्ट के। ये जो माउस है ये आपकी प्रोडक्ट है, और आपने इसके 10 यूनिट्स ऑर्डर करवाए अपने सप्लायर के साथ। तो आपका सप्लायर क्या करेगा जी कि आपकी प्रोडक्ट को एक बॉक्स के अंदर डालेगा, एक छोटे बॉक्स के अंदर जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट जो है वो पूरी आ जाए, उसके अंदर डालेगा। उसका बॉक्स पैक करके इस तरह का एक बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर आपका एक यूनिट होगा। और आपने कितने यूनिट्स ऑर्डर किए थे जी, आपने टोटल 10 यूनिट्स ऑर्डर किए थे। अभी आपका इस बॉक्स के अंदर सिर्फ एक यूनिट पैक हुआ है, तो इस तरह के वो 10 यूनिट्स मज़ीद पैक करेगा। तो इस तरह से ये आपका प्रोसेस है सारा, जिस आपकी प्रोडक्ट पैक होगी, और इस तरह आपके 10 यूनिट्स जो हैं वो इस तरह बॉक्सेस के अंदर पैक हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके सामने ये 10 यूनिट्स आपकी शो हो रहे हैं। तो 10 यूनिट्स का मतलब है कि अगर आपके 10 यूनिट्स हैं तो आपके आइटम लेबल्स भी 10 होंगे। हर एक यूनिट के ऊपर एक एक आइटम लेबल लगता है। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है, तो ये आपको एक यूनिट बेसिकली एक आइटम होती है। तो हर एक यूनिट के ऊपर, हर एक आइटम के ऊपर एक एक लेबल लगेगा जिसको आइटम लेबल्स कहा जाता है। अगर आपके यहाँ पे 10 यूनिट्स हैं तो 10 आइटम लेबल्स लगेंगे। अगर आपके 100 यूनिट्स की इन्वेंट्री है तो 100 आइटम लेबल्स लगेंगे।
तो यहाँ पर आपको आइटम लेबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी कि आइटम लेबल्स कहाँ लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जी कि बॉक्स लेबल्स कहाँ लगते हैं। अब आपके सप्लायर ने आपकी इन्वेंट्री को आपके शिपिंग एजेंट के पास भेजना है और आपके शिपिंग एजेंट ने आपके अमेज़ोन के वेयर हाउस भेजना है। तो क्या आपका सप्लायर जो है या आपका शिपिंग एजेंट जो है अमेज़ोन के वेयर हाउस इस तरह इन्वेंट्री भेज देगा, एक एक यूनिट रख के भेजेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका सप्लायर क्या करेगा, आपकी इन्वेंट्री को इस सारे यूनिट्स को उठाएगा, एक बॉक्स के अंदर डालेगा, इस तरह के बॉक्स के अंदर डालेगा, उस बॉक्स को भेजेगा आपके शिपिंग एजेंट के पास और आपका शिपिंग एजेंट आगे शिप करेगा अमेज़ोन के वेयर हाउस के अंदर। तो जैसे कि बिल्कुल इसी तरह नाम के साथ ही जाहिर है कि इस बॉक्स के ऊपर जो लेबल लगेगा उसको बॉक्स लेबल कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी कि आइटम लेबल्स क्या होती हैं और बॉक्स लेबल क्या होते हैं। आइटम लेबल्स नाम के साथ ही हर चीज़ जाहिर है कि आइटम लेबल्स जो होते हैं वो आइटम्स के ऊपर लगने हैं और बॉक्स लेबल जो होते हैं वो बॉक्स के ऊपर लगेंगे। तो यहाँ पर आपके अगर 10 बॉक्सेस के अंदर इन्वेंट्री आती है तो 10 बॉक्स लेबल्स चाहिए होंगे, और अगर एक बॉक्स के अंदर आती है तो एक बॉक्स लेबल चाहिए होगा। मतलब जितने बॉक्सेस के अंदर आपकी इन्वेंट्री आएगी उतने बॉक्स लेबल चाहिए होंगे, और जितने पीसीज आपके होंगे, जितने यूनिट्स आपके होंगे, उतने आइटम्स लेबल चाहिए होंगे। और ये आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल्स आप अपने सप्लायर को दे देते हैं। आपका सप्लायर जैसे इन्वेंट्री आपकी कंप्लीट होती है तो हर एक आपके आइटम के ऊपर आइटम लेबल लगा देता है और आपके आइटम्स को बॉक्सेस के अंदर पैक करके उसके ऊपर बॉक्स लेबल्स लगा देता है। आपने बॉक्स लेबल्स और आइटम लेबल अपने सप्लायर को प्रोवाइड करने होते हैं और वो आपके जो आइटम्स और लेबल्स और बॉक्स लेबल्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसके ऊपर लगा देते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद हो कि हमने जब बात की थी कि आपका सप्लाई जो कॉर्पोरेट होना चाहिए, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेबल्स भी लगाता हो। तो ये जो लेबल्स होते हैं बॉक्स लेबल्स और आइटम लेबल्स, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगते हैं। ये सप्लायर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के देता है। अब मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल्स देखने में किस तरह के होते हैं, दिखते कैसे हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जी, ये एक आइटम लेबल है। ये मेरी एक लिस्टिंग है जिसका आइटम लेबल मैं आपको शो करवा रहा हूँ। इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है लिस्टिंग के रिलेटेड जो कि मैंने हाइड की हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बारकोड्स शो हो रहे हैं, उसके नीचे यहाँ पर एसिन लिखा होता है। एसिन ये बी के साथ शुरू होता है, तो ये इधर एसिन लिखा होता है आपकी लिस्टिंग का, और यहाँ पर आपकी लिस्टिंग का नेम, टाइटल जो आपने दिया होता है अपनी लिस्टिंग को वो लिखा होता है, और उसके नीचे ये कंडीशन लिखी होती है न्यू। तो ये यहाँ पर मैं आपको लेदर से भी दिखा देता हूँ, ये मैंने इंटरनेट से लिया है। तो ये बारकोड्स शो हो रहे हैं, उसके नीचे इस तरह आपका एसिन शो होता है, उसके नीचे इस तरह से आपका जो टाइटल है वो शो हो जाता है, मतलब कि ये नेम सामने लिखा हुआ है आपके, और यहाँ पर न्यू जो है वो कंडीशन, आपकी प्रोडक्ट की जो कंडीशन आपने दी होती है। जब हम प्राइवेट लेबल करते हैं तो न्यू कंडीशन ही होती है, क्योंकि हम न्यू इन्वेंट्री बनवा के सेल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन लिखी होती है न्यू। तो इस तरह का आइटम लेबल दिखने में होता है। और आइटम लेबल लगता कैसे है, ये आप देख सकते हैं कि ये आइटम लेबल है और ये बॉक्स है आपका जो यूनिट है। तो हर एक यूनिट के ऊपर इस तरह से, हर एक यूनिट का जो बॉक्स है उसके ऊपर इस तरह से आपका सप्लायर जो है वो आइटम लेबल लगा देता है। तो इसी तरह इन सारे जितनी भी इन्वेंट्री होती है, जितने भी आपके यूनिट्स होते हैं, हर एक के ऊपर एक एक आइटम लेबल लग जाता है। उसके बाद जो बॉक्स लेबल होता है वो दिखने में इस तरह का होता है। ये मेरी इन्वेंट्री का बॉक्स लेबल नहीं है, ये मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है। बेसिकली अगर मैं अपने किसी लिस्टिंग का बॉक्स लेबल निकाल के दिखाता आपको, तो मुझे इसके ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइड करनी पड़नी थी। तो मैं ये चाहता था कि आपको सारी डिटेल्स वगैरह वो वाज़े तौर पे यहाँ पे दिखाऊं, तो इसलिए मैंने इसको इंटरनेट से डाउनलोड किया है। तो बॉक्स लेबल्स के ऊपर सबसे पहले तो यहाँ पे बॉक्स का नंबर होता है, और यहाँ पे आपके बॉक्स का जो वेट होता है वो लिखा होता है, और जो FBA कर रहे हैं आप, यहाँ पे FBA लिखा होगा। यहाँ पर शिप फ्रॉम, मतलब कि जहाँ से शिप हो रही है, चाइना के अंदर से शिप हो रही होती है हमारी इन्वेंट्री, तो यहाँ पर आपके सप्लायर का एड्रेस लिखा होगा। और शिप टू, यहाँ पर आपका जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर या UK के अंदर, जहाँ भी आप जिस भी वेयर हाउस के अंदर, अमेज़ोन के वेयर हाउस के अंदर जहाँ पर अपनी इन्वेंट्री भिजवाने वाले हैं, तो यहाँ पर आपका एड्रेस लिखा होता है आपके अमेज़ोन के वेयर हाउस का। तो उसके बाद यहाँ पर बारकोड्स होते हैं, यहाँ पर ये नंबर लिखा होता है। तो ये सारी डिटेल्स वगैरह इस तरह से बॉक्स लेबल के ऊपर दी होती हैं। और बॉक्स लेबल लगता कैसे है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको ये सारा प्रोसेस समझाया जी, कि इस तरह से आपकी जो इन्वेंट्री है वो पैक होती है। पैक होने के बाद इस तरह से आपके आइटम्स बन जाती हैं, और फिर एक बॉक्स के अंदर पैक होती है। और बॉक्स के अंदर पैक होने के बाद इस तरह आपका बॉक्स बनता है, और ये जो बॉक्स लेबल है वो इस तरह से बॉक्स के ऊपर लग जाता है, और आपकी इन्वेंट्री शिप हो जाती है अमेज़ोन के वेयर हाउस। चेक डिटेल्स ऑन माई इन्वेंट्री। तो अब मैं आपको अपनी इन्वेंट्री के ऊपर कुछ डिटेल्स वगैरह बताता हूँ। बेसिकली इन दिनों में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इन दिनों मेरी एक इन्वेंट्री गई है अमेज़ोन के वेयर हाउस।
तो ये मेरे पास उसका डाटा है कुछ। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि 800 यूनिट्स का जो मैंने डाटा आपको बताया वो डाटा है पुराना, ठीक है। वो पुराना डाटा है जब मैं काम शुरू कर रहा था इस प्रोडक्ट के ऊपर, वो वाला डाटा है। लेकिन इन दिनों में मेरी एक इन्वेंट्री गई है, तो मैं उस इन्वेंट्री की पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ, उस पर इन्वेंट्री की डिटेल्स आपको बताता हूँ ताकि आपको एक दफ़ा समझ आ जाए। और जो कैलकुलेशन मैं बताऊंगा तो वो मैं आपको 800 यूनिट्स के ऊपर सारी डिटेल्स वगैरह बता रहा हूँ, जो मैंने आपको अभी सारी डिटेल्स वगैरह ऊपर दिखाई थी। कैलकुलेशन जो मैंने 30% एडवांस पेमेंट की थी, उसके बाद 70% जो रिमेनिंग अमाउंट पे करनी थी, तो वो उस कैलकुलेशन के ऊपर सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और जो इन्वेंट्री की डिटेल्स वगैरह, जो इन्वेंट्री की पिक्चर्स हैं, वो मैं अभी आपको करंट वाली दिखाता हूँ। जो करंट इन्वेंट्री मेरी अभी शिपमेंट गई है अमेज़ोन के वेयर हाउस, उसकी पिक्चर्स मैं आपको शो करवाता हूँ। तो ये मेरी कुछ इन्वेंट्री है जी। इसकी पिक्चर के अंदर आपको कुछ बॉक्सेस वगैरह नज़र आ रहे हैं, उसको मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखें जो बॉक्स लेबल्स, ये आपके सामने लेबल्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये बड़े बड़े कार्टन्स हैं, उनके ऊपर बॉक्स लेबल्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये बॉक्स लेबल्स शो हो रहे होते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारी इन्वेंट्री के ऊपर, हर एक बॉक्स के ऊपर, हर एक कार्टन के ऊपर इस तरह से बॉक्स लेबल लगा होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हर एक बॉक्स के अंदर 20 पीसेस की क्वांटिटी है, हर एक बॉक्स के अंदर 20 पीसेस की क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊँ, 800 यूनिट्स के ऊपर कैलकुलेशन बताऊँ, तो आप देखेंगे जी कि आइटम लेबल्स जो होंगे वो 800 लगेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि 800 यूनिट्स की इन्वेंट्री जो है वो मैंने शिप करवाई थी। तो 800 यूनिट्स की इन्वेंट्री शिप करवाई थी, तो मतलब यहाँ पे 800 आइटम लेबल्स लगेंगे, क्योंकि जितनी इन्वेंट्री होगी, जितने आइटम्स होंगे, उतने आइटम लेबल्स चाहिए होंगे। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि हर एक बॉक्स के अंदर 20 पीसेज हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 20 पीसेज हर एक बॉक्स के अंदर है। तो 800 की जो इन्वेंट्री है, जो मैंने आपको 800 की इन्वेंट्री दिखाई है, तो 800 की इन्वेंट्री भेजने के लिए कितने बॉक्सेस लगेंगे? 800 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 40 बॉक्सेस लगेंगे ये 800 की इन्वेंट्री भेजने के लिए। ये वाली जो 800 की इन्वेंट्री ये भेजने के लिए 40 बॉक्सेस लगेंगे, और 40 बॉक्सेस के लिए आपको 40 बॉक्स लेबल्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल जो आइटम्स लेबल लगे वो जी 800, क्योंकि 800 की इन्वेंट्री थी, और जो टोटल बॉक्स लेबल लगे वो लगे जी 40, क्योंकि टोटल 40 बॉक्सेस के अंदर ये सारी 800 की इन्वेंट्री पैक होगी। तो अब आपको ये सारी डिटेल्स वगैरह मज़ीद समझ आ गई होंगी बड़ी डिटेल के साथ कि आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल्स किस तरह से लगते हैं और कितने कितने यूज़ होते हैं, किस हिसाब से यूज़ होते हैं। तो अब आपका यहाँ पे सवाल बनता है जी कि हमें आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल्स कहाँ से मिलेंगे? आपको आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल्स शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के बाद मिलते हैं। आइटम लेबल्स तो आपको फिर भी अलग से भी मिल जाते हैं, लेकिन बॉक्स लेबल्स आपको सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेंगे जब आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे। शिपमेंट प्लान क्रिएट करने का क्या तरीका होता है जी? हमारी जो लिस्टिंग होती है, हम अपनी लिस्टिंग के ऊपर जाते हैं, और लिस्टिंग के ऊपर जाने के बाद जो हमने जहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिस्ट की होती है, उस प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर जाने के बाद आपको ये एडिट का ऑप्शन नज़र आता है। एडिट के ऑप्शन के साथ बिल्कुल ये छोटा सा एरो नज़र आ रहा होता है। इस एरो के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करते साथ ही आपके सामने ये इस तरह से डिटेल्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री और उसके साथ प्रिंट आइटम लेबल्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आइटम लेबल्स आपको जो शिपमेंट प्लान है उसको क्रिएट किए बगैर भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप प्रिंट आइटम लेबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आइटम लेबल्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप अपनी आइटम्स के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 800 यूनिट्स के ऊपर 800 आइटम लेबल्स चाहिए, तो वो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बॉक्स लेबल्स डाउनलोड करने के लिए आपको शिपमेंट प्लान क्रिएट करना लाजमी है। तो शिपमेंट प्लान सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये आगे लेके जाता है, और वहाँ पर जाके आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं, और वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स वगैरह देनी होती है अपनी इन्वेंटरी के रिलेटेड, जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स वगैरह देने के बाद आपको बॉक्स लेबल्स मिलते हैं। तो ये शिपमेंट प्लान किस तरह क्रिएट करते हैं, ये आपको सारी डिटेल्स वगैरह अलग से वीडियो के अंदर मिलेगी। अलग से ये पूरा टॉपिक है एक, जिसके ऊपर शिपमेंट प्लान क्रिएट करना सिखाया हुआ है, तो अलग से आपको ये वीडियो मिलेगी। तो शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जी? लेबल्स मिलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेबल्स मिलते हैं। उसके साथ साथ अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस भी मिलता है। अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस जो कि आपने अपने शिपिंग एजेंट को देना होता है, फिर शिपिंग एजेंट आपका उस अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर आपकी इन्वेंट्री को पहुंचाता है। और अमेज़ॉन की जो वेयर हाउस का एड्रेस है वो भी आपको शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के बाद ही मिलता है, आपको उससे पहले नहीं मिलता। जब आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं तो आपको अमेज़ॉन की वेयर हाउस का एड्रेस और बॉक्स लेबल्स, ये दोनों शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के बाद ही मिलते हैं।
यहाँ पर आपका सारा प्रोसेस क्लियर हो गया जी कि आपने प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, आपकी आइटम्स लेबल लग गए, बॉक्स लेबल लग गए, सब कुछ हो गया। और इसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी, इंस्पेक्शन की तरफ। इंस्पेक्शन क्या होती है और ये किस तरह करवाते हैं और ये क्यों करवाते हैं, ये मैं आपको सारी डिटेल्स वगैरह बताता हूँ। इंस्पेक्शन करवाने का क्या तरीकाकार होता है जी कि आप सेलर हैं, आप अपने सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट किया और सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट करने के बाद अपनी प्रोडक्ट बनवा ली और आपने 30% एडवांस दिया है अभी तक और 70% जो के पेमेंट है वो रिमेनिंग अभी रहती है और आपकी जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जब आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करते हैं जी, आप एक इंस्पेक्शन कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। इंस्पेक्शन कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करने के बाद आप उसको हायर करते हैं और उसको कहते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे मेरे सप्लायर के पास जाएं और सप्लायर के पास जाके मेरी इन्वेंटरी चेक करके आएँ कि क्या उसने इन्वेंटरी सही बनाई है। क्योंकि आप चाइना के अंदर नहीं रहते, आप चाइना से बाहर हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सप्लायर ने जो इन्वेंटरी बनाई है वो बिल्कुल सही है, जैसे आपने उसको बनाने को बोला था उसने वैसे ही बनाई है। तो इसके लिए आप इंस्पेक्शन कंपनी को हायर करते हैं। इंस्पेक्शन कंपनी आपके बिहाफ के ऊपर जाती है सप्लायर के पास, आप उसको सारी डिटेल्स वगैरह दे देते हैं कि मेरी प्रोडक्ट किस तरह की है, क्या साइज़ है, क्या वेट है, उसका बॉक्स किस तरह का है, प्रोडक्ट सारी डिटेल्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। आप प्रोडक्ट की पिक्चर्स भी भेज देते हैं, अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स भेज देते हैं, अपने पीसीज भेज देते हैं, अगर आपके डिफरेंट पीसीज हैं, कोई एसेसरी है साथ उसकी भी डिटेल्स वगैरह भेज देते हैं, हर एक चीज़। और इंस्पेक्शन कंपनी जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो इंस्पेक्शन कंपनी का कोई भी एजेंट आपके सप्लायर के पास जाता है और आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वहाँ पर आपकी इन्वेंटरी को चेक करता है। इन्वेंटरी को चेक करने के बाद एक मुकम्मल रिपोर्ट बनाता है और एक मुकम्मल रिपोर्ट बनाने के बाद आपको सेम डे या नेक्स्ट डे आपको वो सारी रिपोर्ट दे देते हैं कि आपकी जो इन्वेंटरी है वो ठीक है या नहीं। जो भी आपने उनको इंस्ट्रक्शंस दी होंगी उन इंस्ट्रक्शंस की बेस के ऊपर आपको वो रिपोर्ट बना के दे देंगे। अगर तो आपकी इंस्पेक्शन जो है वो पास होती है, इफ़ इंस्पेक्शन पास देन यू पे रिमेनिंग 70% पेमेंट एंड गो फॉर शिपमेंट। अगर आपको याद हो कभी 70% जो पेमेंट है वो हमने होल्ड की हुई है, वो कब हमने देनी है, जहाँ पर जब आपकी इंस्पेक्शन पास हो जाएगी फिर आपने 70% रिमेनिंग पेमेंट देनी है अपने सप्लायर को और आपने नेक्स्ट शिपमेंट की तरफ जाना है। लेकिन अगर इंस्पेक्शन फेल होती है तो क्या करना है, इंस्पेक्शन फेल होने की सूरत में आपने अपने सप्लायर से बात करनी है और इस मरतबा जो आपकी इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन होगी आपका सप्लायर पे करेगा। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब आपने इंस्पेक्शन करवानी थी तो आपने वो अपनी तसल्ली के लिए करवानी थी कि आपके सप्लायर ने जो इन्वेंट्री बनाई है वो वैसे ही बनाई है जैसे आपने उसको बनाने को बोला था, फिर इसलिए आप इंस्पेक्शन करवाते हैं कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी भेज के। लेकिन यहाँ पर अगर इंस्पेक्शन फेल हुई है तो वो किस वजह से हुई है, वो आपके सप्लायर की गलती की वजह से हुई है, क्योंकि उसने इन्वेंट्री जो है आपकी वो सही से नहीं बनाई, जिस वजह से आपके इंस्पेक्शन एजेंट ने आपकी वो जो इन्वेंट्री बनाई हुई थी उसको रिजेक्ट किया है, उसको फेल किया इंस्पेक्शन को। तो इस वजह से पेनल्टी के तौर पर आपके सप्लायर को सेकंड इंस्पेक्शन की पेमेंट पे करनी पड़ेगी। क्योंकि सप्लायर की गलती की वजह से इंस्पेक्शन जो है वो फेल हुई है। और अगर आपकी जो इंस्पेक्शन है वो पास हो जाती है तो आप अपनी इन्वेंट्री को शिपमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। आपका सप्लायर जो है आपके शिपिंग एजेंट के पास आपकी इन्वेंट्री भेज देगा और फिर उसके आगे आप शिपमेंट की तरफ जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आपको इंस्पेक्शन कंपनी जो है वो किस तरह से फाइंड करनी है। हाउ वी फाइंड इंस्पेक्शन कंपनी, आप इंस्पेक्शन कंपनी किस तरह फाइंड करेंगे। तो सेम वही क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको पहले सारी डिटेल्स वगैरह समझाई हैं। वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, ट्रेड एश्योरेंस, गुड रिस्पॉन्स रेट, और उसके बाद टाइम ऑन अलीबाबा मोर देन 2 to 3 years, ऑन टाइम डिलीवरी मस्ट बी मोर देन 85%। तो ये आपने सारी डिटेल्स वगैरह चेक कर लेनी है, जिस तरह मैंने आपको सारी डिटेल्स वगैरह प्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर ये सिखाई थी अलीबाबा के ऊपर। अलीबाबा के ऊपर से आपको जो भी है इंस्पेक्शन कंपनी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप हमारे एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं, जब आप एडवांस लेवल का कोर्स परचेज़ करते हैं तो पेड मेंबर्स के लिए हमने एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है जो कि सिर्फ और सिर्फ पेड मेंबर्स का ग्रुप है। उसके अंदर सिर्फ पेड मेंबर्स ही होते हैं। तो अगर आप पेड मेंबर हैं हमारे तो आप उसके अंदर जो भी आपके सवाल हैं, जो भी मसले मसाइल हैं वो भी पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वी हैव एजेंट्स इन चाइना, वी कैन अरेंज योर इंस्पेक्शन। हमारे पास अपने एजेंट हैं। क्योंकि हम काम कर रहे हैं, रूटीन के अंदर काम कर रहे हैं, हमारी शिपमेंट्स भी जारी होती हैं और जारी बात है जब प्रोडक्शन होती है उसकी इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन के बाद शिपमेंट होती है, तो हमारे अपने एजेंट्स हैं वहाँ पे जिनसे हम इंस्पेक्शन वगैरह करवाते हैं। तो अगर आपको इंस्पेक्शन वगैरह के अंदर कोई प्रॉब्लम आए, कोई मसला आए, तो आप सिंपली
ग्रुप के अंदर पोस्ट करें। तो पोस्ट करने के बाद कोई ना कोई जो भी सपोर्ट टीम का मेंबर है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो वो आपकी इंस्पेक्शन करवा देगा। तो इंस्पेक्शन करवाने के बाद जी जब आपकी इंस्पेक्शन क्लियर हो जाए, पास हो जाए, तो आपने 70% पेमेंट देनी है। पे रिमेनिंग 70% टू सप्लायर एंड गो फॉर शिपमेंट। आपने अपनी 70% रिमेनिंग पेमेंट देनी है और आपने शिपमेंट की तरफ चले जाना है, और आपका शिपिंग एजेंट जो है वो आपकी शिपमेंट करवा देगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ शिपिंग जो चार्जेस हैं वो कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। शिपिंग चार्जेस दो तरह से कैलकुलेट होते हैं। शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट ऑन साइज़ एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट। शिपिंग चार्जेस साइज़ और वेट ये दो बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। साइज़ की बेस के ऊपर जो कैलकुलेशन होती है उसको हम डायमेंशनल वेट कहते हैं, और जो वेट की बेस के ऊपर कैलकुलेशन होती है उसको हम प्रोडक्ट वेट कहते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं आपको प्रोडक्ट वेट समझा देता हूँ कि प्रोडक्ट वेट किस तरह से कैलकुलेट होता है। प्रोडक्ट वेट कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है जी कि आपकी एक मशीन होती है जिसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट रखते हैं, और प्रोडक्ट रखने के बाद वो मशीन आपको आपका वेट बता देती है, आपकी प्रोडक्ट का वेट बता देती है। एलबीज़ के अंदर, एलबीज़ मतलब पाउंड्स के अंदर बता देगी, या फिर केजीज़ के अंदर आपको आपकी प्रोडक्ट का वेट बता देगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोडक्ट है, आपने अपनी प्रोडक्ट मशीन के ऊपर रखी है, और मशीन के ऊपर रखने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट का वेट है, एक प्रोडक्ट का वेट वो है जी 1 kg, और आपने 500 यूनिट्स बनवाए थे अपने सप्लायर के साथ, प्रोडक्शन करवाई थी 500 यूनिट की, और आपकी चूँकि जो प्रोडक्ट है उसका वेट है 1 kg, तो आपके 500 जो यूनिट्स हैं उनका वेट बन जाएगा जी 500 kgs। इस तरह आप अपनी प्रोडक्ट का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट वेट किस तरह कैलकुलेट होता है ये सारी डिटेल्स वगैरह मैंने आपको बता दी। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि डायमेंशनल वेट किस तरह कैलकुलेट होता है। साइज़ की बेस के ऊपर डायमेंशनल वेट कैलकुलेट किया जाता है। डायमेंशंस मतलब कि लेंथ, विड्थ और हाइट। ये बॉक्स है, इस बॉक्स की जो डायमेंशंस बनती हैं, ये हाइट आपके सामने है, और ये लेंथ है जी, और ये आपके सामने इसकी विड्थ है। तो जो डायमेंशनल वेट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो ये होता है जी कि आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ और डिवाइड कर देते हैं 6000 के साथ, तो आपके सामने डायमेंशनल वेट आ जाता है केजीज़ के अंदर। और उसके अंदर आपने ख्याल रखना है कि आप जो हाइट, लेंथ और विड्थ जो कैलकुलेट करें वो सेंटीमीटर्स के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। जो आपने लेंथ, विड्थ और हाइट आपने कैलकुलेट करनी है इस बॉक्स की, वो सेंटीमीटर्स के अंदर कैलकुलेट करनी है, और उसको आपने यहाँ पे पुट करके डिवाइड कर देना है 6000 के साथ। तो आपको जो आपका बॉक्स है उसका जो सारा डायमेंशनल वेट है वो आपके साथ सामने केजीज़ के अंदर आ जाएगा। मैं आपको ये भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारा ये बॉक्स जो है उसकी हमने जो लेंथ ली, वो लेंथ है जी हमारी, जो इसकी लेंथ है जी वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 40 सेंटीमीटर हमने लेंथ ले ली, और जो इसकी विड्थ है, जो ये वाली साइड है विड्थ, वो हमने ले ली जी एज एन एग्जांपल 26 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट है, ये वाली जो हाइट है वो हमने एग्जांपल के तौर पे ले ली 42 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस लेंथ, विड्थ और हाइट को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 6000 के साथ, तो हमारे पास केजीज़ के अंदर वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने 40 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 42 किया और डिवाइड किया 6000 के साथ, तो हमारे पास इस बॉक्स का डायमेंशनल वेट आ गया 7.28 kg, ठीक है। ये पूरा फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत आप इसका किसी भी बॉक्स का डायमेंशनल वेट निकाल सकते हैं, उसकी डायमेंशंस लेके लेंथ, विड्थ और हाइट के साथ। यहाँ पे अब आपके सामने मैं आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करता चलूँ यहाँ पे, कि जो हम शिपमेंट जो है वो, चूँकि सोर्सिंग जो है वो चाइना से कर रहे होते हैं, तो शिपमेंट तो हमारी हो रही होती है चाइना से। तो चाइना के अंदर जो इस टाइम मेरा जो शिपिंग एजेंट है, मैंने ये उससे कंफर्म किया है। जो शिपिंग एजेंट चाइना की शिपिंग एजेंट जो कैलकुलेशन के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई है। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट और डिवाइड कर दिया 6000 के साथ। लेकिन जो आपको इंटरनेट के ऊपर फार्मूला मिलेगा, वो इंटरनेट के ऊपर फार्मूला आपको देखने को ये मिलता है कि उसका जो फार्मूला है वो लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 5000 के साथ। ये जो फार्मूला है ये इंटरनेट के ऊपर है, लेकिन चाइना के अंदर जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो डीडीपी के लिए यूज़ करते हैं जी, कि वो जब शिपमेंट कर रहे होते हैं वो चाइना के अंदर इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो इसलिए इस फार्मूला को हमने चेक नहीं करना, इसको हमने नहीं देखना।
तो इसको हमने इग्नोर करना है और इस फार्मूला के तहत हमने अपनी डायमेंशनल वेट जो है वो कैलकुलेट करनी है। और अगर देखा जाए तो अगर इस फार्मूला के तहत डायमेंशनल वेट कैलकुलेट किया जाए तो ज़्यादा आता है और इस फार्मूला के ऊपर डायमेंशनल वेट कम आता है। और जाहिर सी बात है जितना वेट कम हो तो वो तो हमारे लिए उतना बेटर है। इस फार्मूला को आपने जहन में रखना है, उस फार्मूला के ऊपर अभी ही आपने कैलकुलेशन करनी है अगर आपको करने की ज़रूरत पड़े। यहाँ पे अब आपका सवाल बनता है जी कि अब हमने देख तो लिया कि प्रोडक्ट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और डायमेंशनल वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों को हमने देख लिया कि कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, लेकिन जो हमारा शिपिंग एजेंट है वो हमें किस वेट के ऊपर हमें चार्ज करेगा, कौन सा वेट है हमें वो, ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट का जो वेट है और डायमेंशनल वेट है वो सेम तो नहीं होगा। प्रोडक्ट का जो वेट है वो और होगा, डायमेंशनल वेट है वो और होगा, तो हमें किस वेट के ऊपर वो चार्ज करेगा। इसका जो एग्जांपल है वो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्टन है, इसके अंदर हमारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं और जो इसका जो पूरे कार्टन का जो वेट है, जो हमारे प्रोडक्ट वेट बनता है, जिस पूरे कार्टन का वेट बनता है वो है जी 320 kg। और हमारा जो इसका जो डायमेंशनल वेट जब हमने निकाला, हाइट लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके और 6000 से डिवाइड किया तो डायमेंशनल वेट हमारे पास आया, तो वो डायमेंशनल वेट था जी 280 kg। अब ये वेट ज़्यादा है, ये वेट कम है। जो शिपिंग एजेंट है वो हमेशा हाई वेट के ऊपर हमें चार्ज करेगा। चूँकि हाई वेट प्रोडक्ट वेट है तो शिपिंग चार्जेस हमें इस हाई वेट के ऊपर पड़ रहे होंगे, इस हाई वेट के बेस पे वो हमसे चार्ज करेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जी कि प्रोडक्ट वेट है, उस प्रोडक्ट का जो वेट है वो है जी 200 kg और जो डायमेंशनल वेट है उसका वो है जी 230 kg। तो यहाँ इस एग्जांपल के अंदर डायमेंशनल वेट जो 230 kg है वो है ज़्यादा। तो इस एग्जांपल के अंदर हमारा शिपिंग जो एजेंट है वो हमें किस के ऊपर चार्ज करेगा, वो हमें डायमेंशनल वेट के ऊपर चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि डायमेंशनल वेट हाई है। हमने ये देखा था कि जो भी चार्जेस होंगे वो हाई वेट के ऊपर होंगे। अब यहाँ पर आपके पास इस इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चाइना के अंदर से आपने प्रोडक्ट बनवाई और आपकी एक प्रोडक्ट का वेट है 1 kg और आपने 200 यूनिट बनाए, तो मतलब आपकी वेट बन गया 200 kg, ठीक है। और उसका जो डायमेंशनल वेट था वो बन रहा है 230 kg। आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक आप कैलकुलेट करके बैठे थे कि 200 kg के ऊपर मुझे कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन जब आपके शिपिंग एजेंट के पास आपकी इन्वेंट्री गई, उसने बोला जी कि आपका डायमेंशनल वेट ज़्यादा है और आपका डायमेंशनल वेट 230 kg है, तो आपको 230 kg के ऊपर आपको चार्जेस होंगे। तो आपने बोला जी कि डायमेंशनल वेट क्या होता है, मुझे तो नहीं पता डायमेंशनल वेट क्या होता है, मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी जो इन्वेंट्री है वो एक प्रोडक्ट मेरी 1 kg की है, तो चूँकि 200 यूनिट है तो मेरे 200 kg वेट है, तो मैं तो इससे ज़्यादा पे नहीं करूँगा। तो वो आपको बार बार समझाएगा, बताएगा कि डायमेंशनल वेट भी एक चीज़ होती है जिसके ऊपर कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। ये आपको चीज़ पता होगी तो आप उस बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ये आपके नॉलेज के अंदर लाजमी होनी चाहिए। जो ज़्यादातर जो कैलकुलेशंस हो रही होती हैं वो प्रोडक्ट वेट के ऊपर ही हो रही होती हैं, लेकिन आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि आपको पता हो कि डायमेंशनल वेट भी किसी चीज़ का नाम होता है और उसका नॉलेज आपको हो, ताकि आपके सामने अगर कभी ये सिनेरियो आए तो आप उसको समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि जो भी आपके साथ डील करने वाला, जो शिपिंग एजेंट डील करने वाला, उसको ये ना लगे कि आपको किसी बात का पता ही नहीं है। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं डायमेंशनल वेट की। ये दो प्रोडक्ट्स हैं जी, इसका डायमेंशनल वेट है 290 ग्राम और इसका डायमेंशनल वेट है 220 ग्राम। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जो ये कुशन है इसकी जो डायमेंशंस हैं वो इस पिलो की निस्बत कम है, उसकी लेंथ विड्थ और हाइट पिलो की निस्बत कम है, तो इसका डायमेंशनल वेट कम होगा। और इस पिलो की जो डायमेंशंस हैं लेंथ विड्थ और हाइट वो इस कुशन्स की निस्बत वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इस कुशन की निस्बत इसका जो डायमेंशनल वेट है वो ज़्यादा होगा। अगर हम चार्जेस की बात करें डायमेंशनल वेट के ऊपर, तो इसको भेजने के जो चार्जेस हैं वो कम लग रहे होंगे और इसको भेजने के जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा लग रहे होंगे डायमेंशनल वेट के वजह से। मैं डायमेंशनल वेट को आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी इन्वेंट्री है, ये सारी मेरी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। इन्वेंट्री के ऊपर आप ये देख सकते हैं ये कार्टन्स पड़े हैं सारे, और ये कार्टन्स के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ।
जैसे मैं ये जूम करता हूँ, ये आप कार्टन्स के ऊपर देख सकते हैं कि ये एक कार्टन के अंदर जो क्वांटिटी है, मतलब जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, वो 20 पीसीज हैं, मतलब 20 यूनिट्स एक कार्टन के अंदर पड़े हुए हैं, जिसका नेट वेट है 16 केजीज़ और उसका ग्रॉस वेट है 16.4 केजीज़। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और बात का ख्याल रखना है, आपका शिपिंग एजेंट हमेशा आपको ग्रॉस वेट के ऊपर कैलकुलेट कर रहा होगा, ग्रॉस की वेट के ऊपर आपकी कैलकुलेशन करेगा, नेट वेट के ऊपर नहीं करेगा। नेट वेट हमेशा कम होता है, ग्रॉस वेट हमेशा ज़्यादा होता है। तो आपका जो शिपिंग एजेंट है वो दो चीज़ें कैलकुलेट करता है, वेट के अंदर, प्रोडक्ट के वेट के अंदर ग्रॉस वेट काउंट करता है, और जो आप जाते हैं डायमेंशनल वेट की तरफ तो उसके अंदर ये आपकी ये कैलकुलेशंस हो जाती हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये मेजरमेंट्स, ये बॉक्स की जो ये कार्टन है इसकी मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं 43 मल्टीप्लाई बाय 23.5 मल्टीप्लाई बाय 38 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट को ये लिखा हुआ है 43, 23.5 और 38 सेंटीमीटर। तो ये अब मैं आपको सारा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये ग्रॉस वेट जो है वो ये प्रोडक्ट का वेट है, मतलब ये प्रोडक्ट वेट मतलब कार्टन का वेट है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जी 16.4 केजीज़ ये प्रोडक्ट का वेट हो गया, और डायमेंशन जो है, डायमेंशनल वेट कैलकुलेट करने का फार्मूला जो कि आपको याद होगा, जो हमने भी डिस्कस किया, लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं और 6000 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये केजीज़ के अंदर हमें कैलकुलेट करके बता देता है। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन मौजूद हैं, ये आपके सामने, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 43 मल्टीप्लाई बाय 23.5 मल्टीप्लाई 38 डिवाइडेड बाय 6000 के साथ जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 6.4 केजीज़ आ गया। तो इसका ये मतलब है कि ये जो कार्टन है हमारा, एक कार्टन, इसका जो कार्टन का जो प्रोडक्ट का वेट है वो है जी 16.4 केजीज़, और जो हमारा डायमेंशनल वेट है वो है जी 6.4 केजीज़। अब चूँकि ग्रॉस वेट ज़्यादा है, मेरा शिपिंग एजेंट मुझे किन बेसिस के ऊपर चार्ज कर रहा होगा? एग्जैक्टली जो मेरा शिपिंग एजेंट है वो मुझे इस ग्रॉस वेट के ऊपर, मतलब कि प्रोडक्ट वेट के ऊपर, जो कि वो इस कार्टन को मशीन के ऊपर रखेगा, मशीन के ऊपर रखने के बाद उसका जो वेट है वो 16.4 केजीज़ आया, और वो 16.4 केजीज़ के ऊपर मुझे चार्ज करेगा। क्योंकि डायमेंशनल वेट प्रोडक्ट वेट से कहीं ज़्यादा कम है। तो इस तरह सारी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ हाउ टू फाइंड शिपिंग एजेंट। आप शिपिंग एजेंट किस तरह से ढूंढ सकते हैं। तो आप अपने लिए शिपिंग एजेंट भी अलीबाबा से ही ढूंढ सकते हैं। अलीबाबा से ढूंढने का जो तरीका है वो सारा क्राइटेरिया ये आपके सामने है। वेरीफाइड सप्लायर चेक करना है, अपने ट्रेड इंश्योरेंस चेक करना है, और उसके बाद गुड रिस्पॉन्स रेट हो, टाइम ऑन अलीबाबा मस्ट बी 2 to 3 ईयर, ऑन टाइम डिलीवरी 85%, कोऑपरेटिव हो और लो प्राइस हो। ये सारी डिटेल्स वही हैं जो कि मैंने प्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर आपको डिटेल के साथ सिखाई हैं। तो बिल्कुल इसी तरह चीज़ें चेक करते हुए आप शिपिंग एजेंट ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, लो प्राइस के ऊपर मैंने साथ लिखा हुआ है बी अवेयर फ्रॉम फ्रॉड कंपनीज। चाइना के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि शिपिंग एजेंट्स हैं वो कि फ़्रॉड करते हैं। फ़्रॉड किस तरह का करते हैं? वो ये कहते हैं जी कि जब आप उनके पास जाएंगे प्राइस लेने के लिए, तो वो आपको कहेंगे जी कि हम आपको $2 पर केजी चार्ज करेंगे और आपकी इन्वेंट्री पहुंचा देंगे। फॉर एग्जांपल आपने अपनी इन्वेंट्री पहुंचानी है USA अमेज़ोन के वेयर हाउस, आपने उसको अमेज़ोन का वेयर हाउस बताया और USA आपने अपनी इन्वेंट्री में पहुंचानी है। तो आपका जो शिपिंग एजेंट है जिससे आपकी बात चल रही होगी वो आपको बोलेगा जी कि मैं $2 पर केजी आपको चार्ज करूंगा और आपकी इन्वेंट्री पहुंचा दूंगा। अब आप उससे प्राइस कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं जी कि नहीं मुझे कम प्राइस चाहिए, मुझे मेरे लिए आप प्राइस कम करें। तो वो आपको करा के कह देगा जी कि मैं आपको $1.2 पर केजी लूँगा और आपकी इन्वेंट्री पहुँचा दूँगा। तो आपको ये देखने में तो लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा लो प्राइस है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं कि वो आपसे $1.2 पर केजी आपको प्राइस बताकर आपसे इन्वेंट्री मंगवा लेंगे और आप अपनी इन्वेंट्री अपने सप्लायर को बोलेंगे जी कि मेरी इन्वेंट्री शिपिंग एजेंट के पास पहुँचा दो। तो आपकी इन्वेंट्री शिपिंग एजेंट के वेयर हाउस पहुँच जाएगी। जैसे ही शिपिंग एजेंट के वेयर हाउस आपकी इन्वेंट्री पहुँचेगी तो आपका शिपिंग एजेंट क्या करेगा, आपको मैसेज करेगा कि प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। मैंने आपको पहले प्राइस जो दी थी वो पहले की प्राइस थी, लेकिन अब प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है। क्योंकि ये उनका जो है फंसाने का तरीका होता है, वो आपको लो प्राइस दे के फंसाते हैं।
तो जब आपको फंसा लेंगे, आपकी इन्वेंट्री वहाँ पे पहुँच जाएगी, तो वो आपको कहेंगे जी नहीं, मैं आपको $1.9 पर केजी प्राइस देता हूँ, इससे नीचे तो आपकी इन्वेंट्री जाएगी नहीं। तो अब आपकी मजबूरी है कि आपको $1.9 पर केजी आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी, तभी आपकी इन्वेंट्री वो वहाँ से शिप करेगा, वरना वो आपकी इन्वेंट्री वहाँ पे पड़ी रहेगी। अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपकी इन्वेंट्री जो ऑलरेडी शिपिंग एजेंट के पास पड़ी है और आपके साथ वो मैसेजेस के ऊपर बात चल रही है। तो इस तरह के जो फ्रॉड्स वगैरह हैं, इनसे आपने बच के रहना है। तो ये होते हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं होते लेकिन होते हैं, और इस तरह के फ्रॉड से आपने बच के रहना है। तो मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दिया कि किस तरह फ्रॉड्स होते हैं। ये पूरा टॉपिक है कि आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि जो कंपनी आपको ये प्राइसेस वगैरह दे रही है, तो आपने किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके साथ फ्रॉड कर रही है या नहीं कर रही। एडवांस लेवल कोर्स के अंदर बड़ी डिटेल के साथ इस टॉपिक को मैंने कवर किया है, और बहुत डिटेल के साथ मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरह से आप जब आप शिपिंग एजेंट के साथ बात करें तो किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपके साथ सही कर रहा है या आपके साथ गलत बयानी कर रहा है, आपको फ्रॉड करने की कोशिश करेगा ये बाद में आपके साथ। तो उसके अलावा यहाँ पर जैसे मैंने पहले आपको एडवांस लेवल का कोर्स का बताया था, वी हैव एजेंट्स इन चाइना, वी कैन अरेंज यूर शिपमेंट्स। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम खुद काम करते हैं, हमारी जो शिपमेंट्स हैं, इंस्पेक्शन भी हो रही होती है, शिपमेंट भी जारी होती है, तो हमारे पास एजेंट्स हैं जो जिनके साथ हम रेगुलर काम करते हैं, परमानेंट काम करते हैं। तो अगर आपने हमारा एडवांस लेवल का कोर्स लिया हुआ है और आप हमारे पेड मेंबर हैं, तो आपके लिए जो ग्रुप है, पेड मेंबर्स का ग्रुप है, उसके अंदर आप पोस्ट करें तो उसके अंदर आपको सपोर्ट टीम का बंदा मिल जाएगा जिसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। वो आपकी इंस्पेक्शन, शिपमेंट्स जो है वो सब कुछ अरेंज करवाएगा आपके लिए, और आपको आसानी होगी काम करने के अंदर। मज़ीद ये है कि अगर आप शिपिंग एजेंट ढूंढना चाहते हैं ख़ुद से, तो वो मैंने एडवांस लेवल के कोर्स के अंदर बड़ी डिटेल के साथ चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप उन चीज़ों को फॉलो करते हुए ख़ुद भी शिपिंग एजेंट ढूंढ सकते हैं।